15 to 20 seconds prayer we will start, and then we will do Om. Manjunath ji, your camera, if it is on, it will help us. Everybody is done? She's there. Now what we will do? डीप ब्रीदिंग एंड 3 times ओम चैंटिंग. ओम मुझे सबका सुनाई देना चाहिए. कल किसी का भी ओम नहीं आ रहा था. छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाओ, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा. सो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. मुद्रा, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ. ओम. Now rub your palms on your eyes and then we shall start. Now जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 100 रूल्स सिखाऊंगी, तो हम इसमें जल्दी नहीं करेंगे. नेक्स्ट 10 days में एवरी डे 10 रूल्स आई विल टीच. अगर आप ये रूल बाय हार्ट करते हो तो इसके बाद आपको किसी भी कोर्स की सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए जरूरत नहीं है. इट इज दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन दैट 100 रूल्स. आई एम सेइंग वास्तु कंसल्टेंट, नॉट एस्ट्रो वास्तु और वैदिक वास्तु कंसल्टेंट. तो वो पार्ट थोड़ा आ जाएगा बाद में, बट इस पे आप 90% ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हो. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रूल. सो ये रूल्स क्या है, इसे सिद्धांत के रूप में देखा जाता है. सिद्धांत का मतलब क्या है कि जब कोई रूल बनता है ना, तो उसके अगेंस्ट बाकी दिशाओं में कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव आपको इसका यही रिजल्ट आएगा. जैसे कुंडली में उस दिन हमने सिद्धांत देखे कि जुपिटर अगर कहीं देख रहा है तो उसकी जो दृष्टि है वो क्या देगी. तो सेम टाइम पे अगर उसको कोई अदर प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो हमारा सिद्धांत है ना, उसके अनुसार जुपिटर अपने रिजल्ट देगा ही देगा. उसी प्रकार से हम अगर इसी चीज को वास्तु में देखते हैं, तो ये जो 100 रूल्स है, ये 100 रूल्स इस दिशा में अगर ये प्रॉब्लम है तो उस घर में ऐसा ही होगा, इतने प्रोमिनेंट है. एस्ट्रो वास्तु की जरूरत कब आती है, जब हमें ये बताना है कि ये जो इंसिडेंट हम बोल रहे हैं ये कब होगा. तो टाइम निकालने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होगा कि अगर आप बोल रहे हो कि इस घर में उत्तर बंद है तो फीमेल्स को प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्या बोलेंगे कि हम तो 10 साल से रह रहे हैं, हमें तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है. तो वास्तुशास्त्र का कुछ ऐसा ये नहीं है. तो आपको वो एक्यूरेसी आनी चाहिए कि इस साल में, इस पर्टिकुलर ईयर में आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी क्या, किसी की स्टमक की सर्जरी हुई थी क्या. एंड इट इज नॉट अ मिरेकल, इट इज नथिंग. ये रूल्स आप बस बाय हार्ट करो, ये चीजें हो जाएंगी. बाद में जब एस्ट्रोलॉजी का लेंगे ना मर्ज करने के, उसके बाद तो आपको टाइम फ्रेम निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा. लेकिन ये थ्रू आउट द मंथ आपको एस्ट्रोलॉजी का स्टडी कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है, ताकि उस समय अगेन आपको नवंबर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ओके. तो पहला रूल जो है, इसके इंग्लिश में आपको पीडीएफ मिलेगी, अगर आप नोट डाउन करना चाहते करें, नहीं करें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
पहला पहला नियम है सोर्स डायरेक्शन से रिलेटेड, कि उत्तर, ईशान्य, पूर्व और आग्नेय, यानी कि ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, इन चारों डायरेक्शंस में टॉयलेट अगर है तो उसे महादोष कहा जाता है। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, दो मुख्य दिशाएं, दो उपदिशाएं। इन चारों दिशा में से किसी भी एक डायरेक्शन में अगर उस घर में बाथरूम या टॉयलेट है तो फिर क्या होता है कि उस घर में वो महादोष माना जाता है, मतलब उसकी आपको रेक्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि बाथरूम चलेगा क्या? बहुत लोग आपको पूछेंगे कि सिर्फ बाथरूम चलेगा क्या, अगर उसमें कमोड नहीं है, पॉट नहीं, तो सिर्फ बाथरूम चलेगा क्या? एंड देर इज अ लॉजिक, सम पीपल अप्लाई कि नॉर्थ है, वाटर डायरेक्शन है, बाथरूम में हम सिर्फ नहाते हैं, तो फिर वो चल जाएगा, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ वी थिंक लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली, जो शास्त्र बना था तब जिस प्रकार का हमारा लिविंग स्टाइल था, जो बाथरूम होता था ना, वो उस समय ईशान्य में भी चलता था और उत्तर में भी चलता था, और ये शास्त्र सम्मत है। लेकिन थोड़ा ब्रॉड एंगल से इसको देखेंगे ना, तो ये रूल जब बना था तब बाथरूम घर के अंदर होता ही नहीं था, बाथरूम घर से बाहर होता था, थोड़ी सी दूरी पे, कॉर्नर पे, इफ यू ऑल रिमेम्बर। और इसको ईशान्य होने का पर्पस ये था कि जो फीमेल्स थी, मोस्ट ऑफ द टाइम बाथरूम और किचन जो थे वो ओपन से खुले रहते थे, या उसमें विंडोज ज्यादा रहती थी। इसका कारण था कि जो भी फीमेल है उस समय वो घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलती थी, तो उनको मॉर्निंग का जो सनलाइट है ना वो मिस हो जाता था। तो वो मिसिंग एलिमेंट को रिस्टोर करने के लिए बाथरूम जो था वो ईस्ट में तब चलता था। लेकिन वो कहाँ चलता था? घर से बाहर एक 100 फीट छोड़ के, जो आपके बॉर्डर में नहीं आएगा। अब हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है। अब हमारा बाथरूम, किचन सब एक ही साथ पास पास होता है। नो मैटर हाउ वी क्लीन इट और हाउ गुड वी कीप इट मेंटेन, इट इज स्टिल द सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि जल तत्व की उत्तर दिशा जो है वो शुद्ध जल तत्व चाहती है, वहां पे आपका वाटर फिल्टर चल सकता है, वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि वो आपके कपड़े धोने के बाद का डर्टी वाटर फ्लो है जो उस तत्व को बिगाड़ेगा। वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में चलेगी, नॉर्थ में नहीं चलेगी, नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलेगी। तो इन तीनों दिशाओं में कोई भी वाटर सोर्स और उसके ऊपर शौचालय यानी बाथरूम होना ही नहीं चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रूल। उसको सेकंड ऑप्शन है ही नहीं कि उसको करेक्ट करे वगैरह। द फर्स्ट रूल, इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, ट्राई नॉट टू बिल्ड इट। इफ इट इज ऑलरेडी देयर, देन ओनली वी कैन गो फॉर रेमेडी एंड द अदर पार्ट। नाउ सेकेंड रूल, उत्तर ईशान्य में अगर बाथरूम है तो क्या होता है? तो ये दोनों दिशा है, यहाँ पे बाथरूम होने से क्या होता है? वाटर एलिमेंट जो है वो दूषित हो जाता है। वाटर एलिमेंट अगर दूषित होता है तो उससे हमने क्या देखा था कि उसका सबसे पहला इफेक्ट जो है वो फीमेल्स के ऊपर होता है, तो फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज होते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब हम देखते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो है उसे हमने क्या देखा? ईश तत्व, ईश्वरी तत्व, यानी शिव जी की दिशा। मतलब घर में जो ब्लेसिंग्स आते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। अब जब आपको किसी चीज के ब्लेसिंग्स ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में आपके बाथरूम है या कुछ डर्टी वाटर फ्लो है, तो क्या होगा? सिर्फ फीमेल को हेल्थ इश्यू नहीं आएंगे, उसके साथ साथ करियर में भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएगी, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज भी नॉर्थ से देखते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएगी। जो भी पैसा घर में आ रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे अगर इस दिशा में बाथरूम है तो उत्तर और ईशान्य में, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इन दो डायरेक्शन में बाथरूम होने से फीमेल हेल्थ, डिफीट इन करियर और प्रोग्रेस तक हो जाएगी, और अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रैब नहीं कर पाओगे, और दरिद्रता यानी कि मनी लॉस जो है, ये चार चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है वो है प्रदूषित जल तत्व पर उपाय क्या करना चाहिए, ये हम सीखेंगे। अब हमने ये सीखा कि यहाँ नहीं होना चाहिए, अब अगर वहां पे है तो आप उसको क्या करोगे, उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, हम ऐसे ही धीरे धीरे सीखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। अब अगर वहां पे बाथरूम है तो आप क्या करोगे?
हम अभी सिर्फ दो दिशाओं की बात कर रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। इन दोनों दिशाओं के जो हमने रत्न या एलिमेंट्स जो जो देखे हैं, क्या आप मुझे बताओगे क्रिस्टल वगैरह क्या क्या हमने देखा इन दोनों दिशाओं से जुड़ा? पर्ल, और crystal in north and मुझे सिर्फ वो नाम Clear चाहिए, quartz. क्या क्या हम इन दो डायरेक्शन से जोड़ते हैं? कौन सा फ्लोर, कौन सा मेटल, कौन सा एलिमेंट, क्या? silver is for ओके। north, then water is for east, and blue Clear color is for quartz. वाटर इज नॉट फॉरेस्ट, वी आर जस्ट टॉकिंग नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, टू डायरेक्शन। Clear okay. quartz. हम्म। Clear quartz. क्लियर Crystal. क्वार्ट्ज वो क्रिस्टल में ही आ गया, क्रिस्टल, शैंडेलियर, ग्लास, मिरर, पर्ल्स, ये सारी चीजें उसमें आ गई। अभी आपको क्या करना है, हमने मार्बल भी देखा था, व्हाइट मार्बल, और आपका बाथरूम वहां है। अब आपको क्या करना है कि पूरा जो नीचे का फ्लोरिंग है, हम जो भी रेमेडी करेंगे फ्लोरिंग के अंदर की करेंगे, जो भी फ्लोरिंग है उसको हटाना पड़ेगा। उसके नीचे एक सर्टन मात्रा में, जैसे कि कम से कम आधा किलो वगैरह, बाथरूम का साइज यूजुअली 5/9 होता है मिनिमम कहीं पे भी, तो अगर वो साइज है तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट में 1/2 किलो पर्ल्स और 50 ग्राम सिल्वर, ये आपको वहां पे नीचे बिछाना होगा। उसके फोटोज में शेयर करूंगी जो हमने पहले किया हुआ है काम के, उसको कैसे करता है। ये दोनों आपको मिक्स करके वहां पे बिछाना है। और वो जो आपका पॉट का एरिया आता है कमोड का, उसके आसपास उसको एक चेन की तरह सिल्वर और पर्ल्स को बनाना है, ताकि वो एक बंधन जैसे हम डालते, टेप की रेमेडी आप लोग बहुत सुनते हो ना आजकल, येलो टेप लगाओ, ग्रीन टेप, उसी प्रकार से सिल्वर और इससे पर्ल से आपको जो एक चेन उसके आसपास बनानी है। उसके बाद उसको आप व्हाइट मार्बल से कवर करोगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वाटर एलिमेंट को, जो नैसर्गिक जो नेचुरल वाटर एलिमेंट है वो प्रोड्यूस करने वाली चीजों को एनहांस कर दिया। हम क्या करते हैं जब हम प्रॉब्लम निकाल नहीं पाते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट जो एनर्जी या पॉजिटिविटी है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ाते हैं, ताकि प्रॉब्लम मान लीजिए इतनी है तो इतनी ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। बट आपने मेडिसिन इतना ज्यादा ले लिया तो एटलीस्ट आपको इम्पैक्ट उसका कम पड़ेगा। ये करना है, जो भी बाथरूम के वॉल्स है उनको भी आप मार्बल लगा सकते हैं, मतलब लगाना ही चाहिए, दैट विल गिव यू द बेटर रिजल्ट। जितना ज्यादा व्हाइट मार्बल वहां होगा, जितने ज्यादा पर्ल्स होंगे और सिल्वर होगा, वो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जो बल्ब है बाथरूम के अंदर वो येलो या किसी और कलर के ना लगा के व्हाइट कलर के लगाए, और थोड़े से डिजाइनर बल्ब्स लगा दे जिससे कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो, जैसे शैंडलियर में कट्स होते हैं बल्ब्स के ऊपर, उस प्रकार से लगाए तो सेम एनर्जी, बट वो रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इन दो दिशाओं का आपकी समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, पर्ल्स, सिल्वर, जो वाटर एलिमेंट है उसको एनहांस करता है, उसको भूमि के अंदर स्थापित किया। पॉट का जो साइज था कमोड, उसके आसपास श्रृंखला बनाई, ताकि जो एनर्जी है जो वहां से आ रही उससे कई गुना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहां से एनहांस हो पर्ल्स की वजह से। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि बाथरूम वही है, दोष भी वही है, बट बिकॉज वी कैन नॉट रीलोकेट इट, तो हम उसको ये रेमेडी कर सकते हैं। क्लाइंट यहाँ पे एक और बात पूछेगा कि ठीक है हमारे यहाँ बाथरूम है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, बट वी विल नॉट यूज इट क्योंकि घर में और भी दो बाथरूम है, तो हम इसको लॉक कर देते हैं, तो इसका दोष नहीं लगेगा। सो इट इज नॉट लाइक दैट, आप यूज करो नहीं करो, आपके ऊपर नीचे रहने वाले सारे लोग यूज कर रहे हैं, उनका और आपका पाइपलाइन कनेक्टेड है, फ्लो वहां से जा रहा है, निगेटिव एनर्जी का सोर्स ओपन है, सिर्फ आपके आंख बंद करने से सामने अंधेरा नहीं होता है। इस प्रकार से उनको समझाना है कि आप ना भी करो तो भी एनर्जी फ्लो तो आपके घर में एक्टिव है, इसलिए ये रेमेडी आपको करके वहां से उसको कट करना है। अगर आपको ये थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है, बिकॉज इमेजिन 1/2 किलो पर्ल और 50 ग्राम सिल्वर मार्बल, ये सारा अगर क्लाइंट करने को रेडी है, वेल एंड गुड, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर वो नहीं करना चाहते, देन देर इज द ओनली ऑप्शन, दैट इज बाथरूम को बंद करना। और वो बंद करना मतलब क्या है कि वहां से पॉट को हटाना, पॉट को हटा के वो जो नीचे की जमीन है उसको, जैसे मैंने कहा था, थर्माकोल का लेयर देना है, उसके ऊपर वुडन का लेयर देना है, उसके ऊपर फिर से थर्माकोल, एंड देन फ्लोरिंग।
तो उसको आप बाथरूम करके भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले जो था वो फीमेल्स घर से बाहर नहाती थी. नाउ वी पीपल टेक शावर इनसाइड द होम, वी हैव मेंसेस, आवर ओन अदर प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. सो अगेन दैट इज नॉट द राइट प्लेस. तो ये आपको समझाना क्लाइंट को आना चाहिए, क्योंकि वो आपको 10 सवाल पूछेंगे उस जगह को ना चेंज करने के लिए. पहले तो बोलेंगे हम घर भी नहीं बदल सकते हैं, ठीक है बाथरूम हम बंद करके रखेंगे क्योंकि दो और बाथरूम है उसको यूज करेंगे, चलो वो भी नहीं है तो हम सिर्फ नहाने के लिए यूज करेंगे. तो ये सारी चीजें आपको उनको समझानी है कि दीज आर नॉट द ऑप्शंस अवेलेबल. या तो आपको बाथरूम हटाना है या रेमेडी करनी है, दोनों में से एक ऑप्शन करना ही पड़ेगा. अब हम जानते हैं फोर्थ रूल. फोर्थ रूल क्या है कि इन सारे दोषों का परिणाम सबसे ज्यादा किस पे होता है, हमने देखा है फीमेल्स पे. मतलब जब भी आप किसी को रेमेडी देते हो ना, तो ऐसा नहीं होता है ना कि हम आज परीक्षण के लिए गए, मैं आ गई आज जानवी जी के घर पे और मैंने बोला आपको ये करना पड़ेगा बाथरूम का, एंड टुमारो शी जस्ट कॉल एवरीबडी लाइक प्लम्बर एवरीबडी एंड हमने वो कर दिया. ऐसे वास्तु के रेमेडीज कभी भी नहीं होते हैं. हमें क्लाइंट का नक्षत्र देखना पड़ता है और उसका राइट टाइमिंग दशा देखनी पड़ती है कि जो भी हम कर रहे हैं ना उसको उसका फायदा होगा भी या नहीं. इस सब में क्या होता है, कम से कम 21 दिन का टाइम जाता है, क्योंकि एक नक्षत्र जो है वो 27 दिन में एक बार आता है. मान लीजिए हम बीच में कभी गए तो एक महीना आप पकड़ के चलिए, 21 दिन से एक महीना अगर आप किसी को कंसल्ट करते हो ना तो इतना टाइम आइडियली लगता है रेमेडी करने के लिए. अब जो क्लाइंट इतने लंबे समय से प्रॉब्लम झेल रहा है, जो भी फीमेल है जो एक लंबे समय से हेल्थ इशू झेल रही है, उसके लिए अगला एक महीना भी बहुत बड़ा हो जाता है. तो उसलिए आपको क्या करना है, प्राइमरी जो है, जैसे हम बोलते हैं आयुर्वेदा योगा, इसका जो बैलेंस है वो उनको करने के लिए देना है. तो इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली फीमेल को हमें क्या बताना है, उज्जयी प्राणायाम उनको करना है नेक्स्ट मॉर्निंग से ही. और जो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो भी करना है. उसके साथ साथ सिल्वर, हम कहते हैं कि मेटल है उत्तर का, तो सिल्वर के बाउल में पानी पीना है, या पानी का जो घड़ा है आपका भरा हुआ उसके अंदर सिल्वर का बाउल डाल दो तो पूरा ही पानी सिल्वर से एनर्जाइज हो जाएगा. इसके साथ ही फीमेल की एनर्जी जो है, प्रतिकार शक्ति, उसको एक्टिव करने के लिए शतावरी कल्प जो है उसका उन्हें डेली जो है वो उनको ड्रिंक करना पड़ेगा. ये चीजें आपको उनको गाइड करनी है और उनको कॉन्फिडेंस देना है कि जब तक रेमेडी ना हो, कोई भी रेमेडी आप करोगे उसके बाद 2 से 3 महीने रिजल्ट दिखाने में लगेगी. और पहला एक महीना, 4 महीने गए, 4 महीने क्लाइंट वेट करेगा क्या, जब वो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसे तो लगता है इस मोमेंट कंसल्टेंट आया उसी मोमेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाए. इसलिए उनको ये बेसिक उपाय देने हैं. प्राणायाम जो है इमीडिएटली उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा. जल तत्व जो उनका दूषित हो चुका है वो उनके शरीर का जल तत्व सिल्वर बाउल के वाटर से क्लियर हो जाएगा और उनकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी. राइट. तो इन चीजों से हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम उनका प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर रहे हैं, फिर उसको करने तक उनके शरीर को उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक लेवल पे लेके आ रहे हैं. और जब हम एक्चुअली में रेमेडी करेंगे तब जो सडन पॉजिटिविटी एनहांस उस घर में होती है उसको मैच करने के लिए उस फीमेल की फ्रीक्वेंसी भी सेम टाइम पे एनहांस हो चुकी है. ऐसे इसका बैलेंस करके जो शास्त्र होता है उसे वास्तु शास्त्र करते हैं. कभी भी ऐसे मिराकलसली नहीं होता है. बहुत लोगों को मैं देखती हूँ दे से कि इंस्टेंट प्रॉब्लम खत्म हो गई वगैरह, इंस्टेंट कुछ नहीं होता है. हमें जेन्युइन गाइडेंस देना है. 100% हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम निकल जाए. हम जेन्युइन गाइडेंस देंगे, जेन्युइन रेमेडी करेंगे. इसमें उनका कर्म भी आता है और उनका सही समय भी आता है. मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपने बोला ये रूल जो है ना ये आपको 100% रिजल्ट देगा, लेकिन जिसके घर में कर रहा है उसकी शनि और राहु की दशा चल रही है, उसको तो अपने कर्म चुकाने ही है ना, तो आपकी गारंटी का क्या. आप किसी के कर्मों में अगर चेंज कर रहे हो उसको थोड़ा रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके कर्म जो है वो उतना जल्दी उसको, जितना मान लो किसी ने 5 लाख वो बाथरूम में डाल दिया तो उसको उतना आना भी चाहिए ना, 3 महीने में रिकवर भी तो होना चाहिए. जब भी हम कोई वास्तु की रेमेडी करते हैं, या हम जेमस्टोन पहनते हैं, या हम रुद्राक्ष पहनते हैं, एक सिंपल रूल आप अपने आप को बताइए, क्लाइंट को मत बताइए, कि जिस किसी को आप गाइड करोगे ना उनको वो रेमेडी या वो जेमस्टोन या रुद्राक्ष देने के बाद विद इन 40 डेज 5 गुना ज्यादा फायदा होना चाहिए जितना उन्होंने स्पेंड किया है. दैट मीन्स उनको वो रेमेडी जो है वो फल गई. अगर उनको 5% ज्यादा फायदा विद इन 40 डेज नहीं हुआ तो उनमें कुछ गड़बड़ है, मतलब आपने एस्ट्रो वास्तु ठीक से देखा नहीं है कि उनका टाइम आया था या नहीं.
5 टाइम होना ही चाहिए। इसलिए हमेशा जेमस्टोन को बोला जाता है कि एकदम से महंगा वाला मत लीजिए आप 5,000 का लीजिए, उससे आप 50,000 कमाइए, फिर आप 25,000 का लीजिए। सो यू कीप चेंजिंग एवरी 3 years, दैट इज फाइन। लेकिन आप बिगिनिंग में ही एकदम से लेके उस पर मत कीजिए। तो हमेशा रखिए कि 5 टाइम मल्टीप्लाई होके उसका फायदा आना ही चाहिए, देन इट इज वास्तुशास्त्र, यू हैव डन राइट वे। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट रूल। अब हमने जो फर्स्ट रूल में देखी थी और दो दिशाएं, दैट इज ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट, इन दो दिशाओं में अगर बाथरूम है तो क्या होगा? अगर इन दो दिशाओं में बाथरूम है तो ईस्ट का जो अग्नि है वो ज्योति स्वरूप है, और साउथ ईस्ट का जो है वो ज्वाला स्वरूप है। दोनों भी अग्नि जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। दोनों फायर इम्बैलेंस होने के कारण फायर एलिमेंट मेल्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मेल की बॉडी पे उसका रॉन्ग इम्पैक्ट हो जाएगा। तो अब रॉन्ग इम्पैक्ट मतलब क्या होगा? तो अगर उस घर में टीनेज बच्चे हैं, जो बॉय है, उनका पुरुष तत्व कम हो गया, जैसे कि उनका हार्मोनल लेवल चेंज होने का टाइम है और उसी समय साउथ ईस्ट में बाथरूम है और ईस्ट में, तो क्या होगा कि वो बहुत डरे डरे से रहेंगे, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाहर जाए, उनको किसी से बात करने, लोनलीनेस आ जाएगा। आप ये चीज बहुत बार देखो, जो मैंने ऑब्जर्व की है, अगर किसी के घर में साउथ ईस्ट ईस्ट में बाथरूम है ना, तो उनके घर में अगर बेटा है ना, ही इज मोर इनटू वीडियो गेम्स। उसको अपने घर से या अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलना, ही हैज दैट फियर फैक्टर विथ क्राउड, कि ऑनलाइन आई कैन मीट पीपल, ऑफलाइन आई विल नॉट बी एबल टू फेस। ये वाला प्रॉब्लम जो है ना, लोगों को प्रॉब्लम नहीं लगता है, बिकॉज दे थिंक दैट ही इज गॉट एडिक्टेड। बट ये उसको धीरे धीरे ना मतलब इससे दूर लेके जाता है, जो उसका बोल्ड नेचर है उससे दूर लेके जाता है। और फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा डर उनके अंदर बैठता है, कोई आए तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, मेच्योरिटी लेवल कम हो जाता है। तो ये क्या कब होता है? जब उनके अंदर का फायर एलिमेंट मिसिंग हो जाता है घर के दोष के कारण। और अगर सेम टाइम पे, मानिए हमेशा वास्तु में देखना है, आप जिस भी डायरेक्शन का बात कर रहे हो उसके 180 डिग्री पे जो दिशा है उसमें सेम प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर वो ब्रह्म तत्व से दोनों जुड़े हुए हैं तो पास में एंगल में। तो इसको कैसे देखना है? साउथ ईस्ट में अगर आपके बाथरूम है या कुछ प्रॉब्लम है और सेम टाइम पे नैऋत्य दिशा यानी साउथ वेस्ट में कुछ आता है या नॉर्थ वेस्ट में कुछ आता है, तो वो प्रॉब्लम क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन एनर्जी के साथ साथ कैरी फॉरवर्ड हो गया, मतलब वो वाली डायरेक्शन भी इम्बैलेंस होती है। तो जब भी आप वास्तु का परीक्षण करने जाओगे ना, जैसे आपको एक दिशा का प्रॉब्लम समझ में आता है ना, सबसे पहले उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे फोकस कीजिए, देन यू गो फॉर अदर, तो आपको द एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है वो इमिडिएटली समझ में आएगा। तो अब ऐसे घर में क्या होता है जहां पूर्व में यानी कि ईस्ट में और साउथ ईस्ट में दोनों जगह बाथरूम है, तो बहुत बार गृह स्वामी की दिशा हम जिसे कहते हैं साउथ वेस्ट, वहां पे भी चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉब्लम होने के, क्योंकि वहां पे भी पुरुष तत्व यानी मेल डोमिनेंसी जो है वो ज्यादा एक्टिवेट है, तो वो भी वहां से बिगड़ जाता है, अर्थ एलिमेंट जो है वो भी हिल जाता है। इससे और एक चीज हो सकती है, जब बच्चे उस एज में होते हैं 15 to 20 के टीन एज में, जब उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं या घर से थोड़े कट जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अगर ईस्ट में बाथरूम है ना, उनके फ्रेंड सर्कल पे हमेशा ध्यान रखिए, उनको गलत फ्रेंड्स जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और साउथ ईस्ट में है तो उनमें थोड़ी सी आक्रामकता आ जाती है, जैसे कुछ बच्चे एक हद से ज्यादा बदमाश होते हैं, जैसे वेपन्स वगैरह रखेंगे या कुछ करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, ऐसी आदतें उनको लग सकती है या ऐसे ग्रुप के साथ वो आ सकते हैं। इसलिए ईस्ट और साउथ ईस्ट जो है ना, वो दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द मेल कैंडिडेट ऑफ दैट हाउस। करियर पे तो इम्पैक्ट होगा ही, दैट इज वेरी माइनर, कि करियर पे इम्पैक्ट होगा, पैसा कमाएगा। अगर उसी समय उस घर में किसी लड़के की शादी हो गई है एंड न्यूली मैरिड है, उसका बेडरूम चाहे सही जगह पे है, साउथ वेस्ट में है, लेकिन बाथरूम अगर साउथ ईस्ट में है ना, तो अगेन उसके जो स्पर्म काउंट है उस पर इम्पैक्ट आएगा, एंड अगर उन्हें इमीडिएटली बेबी चाहिए तो उन्हें प्रॉब्लम आएगी, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये क्या होता है, शुक्र को वीक कर देता है ना, तो वो घर के हर पुरुष के अंदर जो शुक्र तत्व है उसके अंदर अटैक कर देता है। इसलिए आपको, जैसे उत्तर ईशान्य फीमेल की है वैसे ही ईस्ट साउथ ईस्ट मेल की है, इस प्रकार से इसको याद रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत से लड़के शादी करने के लिए भी रेडी नहीं होते हैं, तो उस समय भी आपको साउथ ईस्ट और ईस्ट का बाथरूम चेक करना है, कि अगर वहां दोष है तो कोई भी लड़का है उसको वो अट्रैक्शन ही फील नहीं होता कि ये करना चाहिए, एंड दिस इज, यू कॉल इट अ प्रॉब्लम और यू कॉल इट अ नेचुरल नाउअडेज,
इट्स एवरीबडीज कंसर्न, मुझे उस पर कोई भी कमेंट नहीं देना है, बट आई पर्सनली माई सेल्फ हैव कम अक्रॉस सो मेनी किड्स दैट दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द सेम सेक्सुअलिटी ऑफ देयर कंपनी। सो ये उनका फ्रीडम है, ठीक है, लेकिन ये वास्तुशास्त्र के अनुसार जो आपका घर का प्रॉब्लम है, नॉर्थ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम है और वेस्ट में तो गर्ल्स है वो लेस्बियन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साउथ ईस्ट ईस्ट में है तो बॉयज को गर्ल्स की कंपनी अच्छी नहीं लगती है, उन्हें शादी करना अच्छा नहीं लगता है। इट डिपेंड्स ऑन द कुंडली, दैट इज वाई वी गो फॉर एस्ट्रोवास्तु। बट स्टिल प्रॉब्लम जो दिशा का है ना, वो आज नहीं हुआ तो 5 साल बाद प्रॉब्लम सेम रहेगा, वो होगा ही। अब इसमें हमें क्या करना है, इस प्रकार का अगर इम्बैलेंस फायर एलिमेंट उस घर में है तो फायर एलिमेंट का यानी ईस्ट या साउथ ईस्ट का हम क्या क्या मेटल वगैरह देखेंगे, वो मुझे बताइए क्या क्या हमने देखा था। कॉपर। हम्म। ईस्ट का कॉपर होता है यस। और साउथ का साउथ ईस्ट में कॉपर भी चलता है और सिल्वर, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ईस्ट में सिल्वर, मैंने आपको एक रेमेडी भी बताई थी, ईस्ट में आपको सिल्वर के कॉइन्स जमा करके रखने हाँ हैं। हाँ हाँ, बराबर। तो ईस्ट में सिल्वर और साउथ ईस्ट में कॉपर, तो ये दोनों भी दिशाओं में अगर प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, कॉपर के कॉइन्स जो पुराने जमाने में आते थे वो, सिल्वर के कॉइन्स वो भी लेने हैं, और उसके साथ साथ अगेन हियर इज व्हाइट मार्बल, बिकॉज ईस्ट और साउथ ईस्ट में ईस्ट का पार्ट ज्यादा है, साउथ का कम है। तो हमें अगेन मार्बल कौन सा लेना है, व्हाइट मार्बल लेना है। और यहाँ पे हमने मंगल और शुक्र को देखा है, तो मंगल का रत्न कौन सा है, कोरल है। तो एक पर्टिकुलर मात्रा में कैरेट्स के हिसाब से हमें वहां पे कोरल की स्थापना करनी है। अब साउथ ईस्ट का जो यंत्र है वो ट्रायंगल शेप का आता है फायर एलिमेंट का, तो उसका जो यंत्र है वो जिसे हीलिक्स कहा जाता है, उसकी भी स्थापना आप वहां पे कर सकते हैं। सिंपल इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, उस बाथरूम के आसपास जैसे हमने पहले बाथरूम में रेमेडी की उसी प्रकार से कॉपर के कॉइन्स और कोरल जो है उसको डाल सकते हैं, और फिर उसके ऊपर व्हाइट मार्बल जो है उसका फ्लोरिंग कर सकते हैं। अब कॉपर कॉइन्स का पानी के साथ जो कनेक्शन है, इट प्यूरिफाइज द वाटर। हम ड्रिंकिंग वाटर में कॉपर के बॉटल्स वगैरह आजकल यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा या नहीं, मैंने क्लास में बताया था 99 वाले क्लास में कि पहले जो एक था ना कि हम नदी क्रॉस करते थे या कुछ तो सिक्के डालते थे। लेके जाते थे। आई यूज टू आस्क माई ग्रैंडमा, बट मुझे कभी उसने बताया नहीं, शी उसकी ये रिचुअल है तो करना है, क्योंकि पानी के ऊपर से सेफ्टी, हम क्रॉस नदी आराम से करें तो दर्शन लेते थे। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम पानी के ऊपर से जाते तो हम पानी में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे ये नहीं था, जिस टाइम की बात हो रही है तब वाटर सोर्स वाज द सेम, तालाब नदी या जो भी है वो पीने का पानी भी वहीं से आएगा, क्लीनिंग का भी वहीं से आएगा। तो लोग नदी पे जाके भी कपड़े धोते थे, नहाते, पीने का पानी भी वहां से लाते। वो पानी प्यूरिफाई होने के लिए हर कोई अगर डेली कॉइन्स डालेगा कॉपर के, तो वो ऑटोमेटिक नेचुरली सन के रेस के साथ उसका पोलराइजेशन होके पानी प्यूरिफाई होता जाएगा। दैट वाज द थॉट बिहाइंड दैट। ओवर द ईयर जैसे इन्फॉर्मेशन को हाइड किया गया या बताया नहीं गया तो हम रिचुअल्स को फॉलो करते गए, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं हुई। और इसी कारण आजकल ना लोग वास्तुशास्त्र या ज्योतिष में बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनको उसके पीछे के कारण पता नहीं है। तो इसीलिए कॉपर जो है वो साउथ ईस्ट और ईस्ट दोनों के लिए जो है वो प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इसमें आपको एक और बात क्या करनी है कि जो भी आपके बाथरूम का दरवाजा है उसके ऊपर आप कॉपर का पैनलिंग भी कर सकते हैं। अब हमने ये क्या देखा कि आप एक्चुअल रेमेडी क्या करोगे। एक्चुअल रेमेडी से पहले हमें उस घर के जो मेल्स है उनको कुछ ना कुछ बेसिक रेमेडी देनी है ताकि वो इंस्टेंटली नेक्स्ट डे स्टार्ट करे। तो ईस्ट का स्वामी है सूर्य, सबसे पहले हम उनको सूर्य नमस्कार करना बता सकते हैं कि आप कल सुबह से ही सूर्य नमस्कार कीजिए। और गोल्ड जो है उसमें जुपिटर एंड सन दोनों को देखा जाता है, तो उनको जैसे फीमेल को हमने सिल्वर बाउल बोला था, मेल को हम जो सुवर्ण जल या गोल्ड ड्रॉप्स आते हैं वो पीने के लिए बता सकते हैं, या 24 कैरेट्स का जो कॉइन आता है उसको बॉईल करके 20 मिनट्स वो पानी उनको पीने के लिए दे सकते हैं, जो बहुत ज्यादा उनको अच्छी एनर्जी देता है।
कॉपर में रखा हुआ पानी कंपलसरी पीने के लिए यूज भी करना है उनके लिए। और सूर्य का जो मंत्र है, ह्रीम बीज मंत्र, उसका जाप वो जितना करेंगे तो उनका एनर्जी लेवल बैलेंस रहेगा। अब कपालभाति और भस्त्रिका, ये दो प्राणायाम भी उन्होंने करने हैं। कपालभाति तो सबको पता होगा, रामदेव बाबा ने उसको बहुत पॉपुलर कर दिया था, जो वो पेट अंदर जाता है पूरा है दैट। और सूर्य नमस्कार भी करने हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी रेमेडी है ना, वो हर किसी को उसका फायदा हो जाता है। मतलब सूर्य जो है उसे एस्ट्रोलॉजी में भी और वास्तु में भी बहुत महत्व दिया जाता है, इनफैक्ट साइंस में भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि लाइफ जो है वो सन के कारण ही है। आपके करियर में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, नेम एंड फेम में प्रॉब्लम है, हर जगह आपको लॉर्ड सन की जो है एनर्जी चाहिए। तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र जो सूर्य का मंत्र है, ये इसका कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। कई बार आपको कहा जाता है कि उसको पढ़िए, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने यूट्यूब पे आदित्य हृदय स्तोत्र चलाना है और उसके साथ साथ सूर्य नमस्कार करने हैं। 10 से 11 मिनट उसे खत्म होने में लगते हैं, उतने टाइम में आपके 21 सूर्य नमस्कार आराम से होते हैं। तो आपका वर्कआउट भी हो गया, रेमेडी भी हो गई, दोनों चीजें हो गई, और हेल्थ का बेनिफिट भी मिल गया। तो वास्तु भी हो गया इसमें, करियर भी हो गया, और आपकी हेल्थ भी काम आ गई। इस प्रकार से हर रेमेडी को हमें समझना है कि एक चीज से एक ही फायदा हो तो क्या मतलब है। क्लाइंट इतना ज्यादा स्पेंड करते हैं रेमेडी के ऊपर, तो उनको जितना ज्यादा फायदा हम दे सके उतना देने की हमेशा कोशिश करनी है। अब यहाँ पे हमने कॉपर पैनलिंग भी किया। बहुत जगह मैंने देखा है कि वो बाहर से मिरर लगाने का रेमेडी बोलते हैं, बट जो मिरर लगाते हैं, मिरर ओनली रिफ्लेक्ट्स द एनर्जी। बाहर की एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अंदर की जो है उसको प्यूरिफाई होना भी जरूरी है ना। सो फॉर दैट पर्पस कॉपर जो है वो आपको वहाँ हेल्प करेगा, तो आपको कॉपर पैनलिंग करना है। इसी के साथ आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके घर में ईस्ट कंप्लीट बंद है, वहां पे भी आप कॉपर का कोई आर्ट वगैरह लगा सकते हैं, या कॉपर पैनलिंग कर सकते हैं, कॉपर का सूर्य की प्रतिमा लगा सकते हैं। तो वो मेटल को आप जिस तरीके से यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। देयर यू यूज योर क्रिएटिविटी एंड देन यू कैन डू समथिंग, बट वो क्रिएटिविटी में कुछ गलत नहीं होना चाहिए कि आपने कॉपर में शनि का कुछ बना दिया या चंद्र का बना दिया, इतना भी ज्यादा क्रिएटिव नहीं होना है। जो उस दिशा को पकड़ के है, रिम बीज आप कर सकते हैं, वेव्स निकाल सकते हैं, सनरेज की तरह डॉट्स निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ भी आप उसमें उस दिशा से रिलेटेड कर सकते हैं। ये वाला मेथड आपको अच्छा लगा जो मैं आज सिखा रही हूँ? यस यस। हाँ, तो ये समझने के बाद उसके लिए रेडी हो जाइए फिर। ये तो आप आसानी से हो गया, और इससे आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि लोगों के घर में जाओगे तो कहाँ बाथरूम है, तो इनके घर में क्या चल रहा है, सच में प्रॉब्लम है नहीं है। दिस क्रिएट्स इंटरेस्ट, एंड उसी से फिर आप जल्दी सीखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, अगला नियम हम देखते हैं। अभी 7 हमने देखे कि जो प्रॉब्लम है वो देखी, और उसके ऊपर हमने सॉल्यूशन, मेल्स जो है उनको रेमेडी भी दे दिए कि उन्होंने कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, गोल्ड वाटर पीना है उन्होंने, या क्या करना है। भस्त्रिका प्राणायाम भी वो कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं, आप में से कितने लोग करते हैं या पता है भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? आप करते हो, गुड। भस्त्रिका प्राणायाम है ना, वो बहुत जल्दी हमारी एनर्जीज हो है ना वो क्लियर करता है, तो सारी नेगेटिविटी बाहर फेंकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी भस्त्रिका करते हो ना, तो आप अकेले उस रूम में हो, और स्पेशली बच्चे आपके आसपास ना हो, क्योंकि वो निगेटिविटी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो भी आप वातावरण में भेजोगे वो आप ही के घर में कोई और ग्रहण ना कर ले। इसलिए अगर पॉसिबल है ना, हमेशा गार्डन में जाके या टेरेस पे ओपन स्पेस में बालकनी में ऐसे ऐसे करना ज्यादा बेटर है। एंड इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप भस्त्रिका करोगे ना, आपके फेस पे ना एक हल्का सा ग्लो आने लगता है 20-21 दिन के बाद, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी उसमें बढ़ने लगता है। श्रीदेवी जी, आपको भी कुछ बात करनी थी, हो गई क्या आपकी बात? मनीषा ने हो गई मैम, हो गई मैम। Done? आपका हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हाँ, सॉल्व हुआ मैम। ग्रेट। ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा एस्ट्रो इसमें, क्योंकि उसके बिना नहीं चलेगा एस्ट्रो वास्ते। तो हमने क्या देखा, फायर एलिमेंट की डायरेक्शंस के प्रॉब्लम देखे। अब अगर वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो कुंडली में जो वाटर के साइंस है यानी राशियां है, उनमें भी प्रॉब्लम होने के चांसेस सिमिलर होते हैं। फायर एलिमेंट अगर घर में बिगड़ा है, तो कुंडली में जो राशि
फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो तो बेसिक का पार्ट है, हमने देखा है सिंह राशि, वृश्चिक राशि है, वो जो है सेजिटेरियस, वो बिगड़ी हुई यानी कि पाप ग्रह के साथ है, या उसके ऊपर गलत दृष्टि है, या वो अपने स्थान में उतने उच्च के रिजल्ट नहीं दे रही है। ऐसे सिम्टम्स आप उनकी कुंडली में देख सकते हैं कि वहां पे राशि खराब है, इसलिए घर में प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके घर के जो स्पंदन है वो इस प्रकार से बिगड़ जाते हैं, मैं रूल आपके लिए पढ़ती हूँ कि अगर भवन की तरह कुंडली में भी प्रदूषित जल तत्व है तो 4, 8, 12 ये जल तत्व की राशियां है वो बिगड़ जाती है। मतलब जहां पे भी आपकी कुंडली में जल तत्व की राशि आती है, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आने लगती है घर में बाथरूम नॉर्थ में होने के कारण। समझे? मान लीजिए 4 नंबर जो है, 4, 8, 12 ये राशियां वाटर एलिमेंट है, और नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है तो आपकी कुंडली में जहां पे भी 4, 8 और 12 नंबर आता है, उस घर का जो भाव है, चाहे वो आपका करियर है, बच्चा है, जो भी, उससे रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम आएगी। मतलब एक प्रॉब्लम घर दिखा रहा है, एक प्रॉब्लम कुंडली, लेकिन वो आप घर से ही आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वाटर एलिमेंट बिगड़ा है, तो कुंडली की वाटर एलिमेंट के साइंस कहाँ पे है उनको देखो। गॉट इट? ठीक है। तो वो जो वाटर एलिमेंट की राशि है वो बिगड़ी। अगर घर में फायर एलिमेंट बिगड़ा है तो आपको कुंडली की फायर एलिमेंट की राशियां जो है वो देखनी है। तो चाहे वो किसी भी दिशा में बैठी हो, उस राशि के स्पंदन यानी वाइब्रेशंस जो है ना वो बिगड़े हुए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि या तो उस पे किसी ग्रह की दृष्टि है, या वो कोई रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है, या वो किसी ऐसे नक्षत्र में है जहां पे उसका अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से हमें इसे देखना है। अब उपाय कब नहीं करना चाहिए? सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है, उपाय कब करना है हमें पता है, जब प्रॉब्लम है तब रेमेडी करना है। जब क्लाइंट करेक्शन नहीं कर सकता है कि इसको तोड़ो फोड़ो, उस समय आपको रेमेडी करना है। रेमेडी करना कब नहीं है किसी के घर में जब आप जाते हो तो? क्या लगता है आपको कब नहीं करना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात है, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें क्या मिलेगा। तो दूसरा क्या कारण हो सकता है कब हम नहीं करेंगे? ये पितृ हम्म आई मीन ये 15 दिन में नहीं करनी चाहिए रेमेडी। हम्म। प्रेग्नेंट लेडीज है तो, हम्म। किसी की डेथ हुई है तो। हम्म। If they थोड़ा don't लॉजिक। believe in it, If you don't believe in it, there is an answer because I'm going to give you different answer. हम किसकी बात कर रहे हैं वास्तु में? घर की। हाँ, ओके, अगर उनका खुद का घर नहीं है, रेंटेड रह कोई रहे। प्रॉब्लम नहीं, उनको हम रेंटेड रेमेडी दे सकते हैं ना, जो 100, 150 दिया वो भी तो अगर दे सकते उनका उनका दशा अच्छा नहीं चल रहा है तो मैम। हैं। हाँ, अच्छा नहीं मतलब कौन सा? मैम राहु वही की दशा, राहु। और शनि। ओके, लेकिन उनका क्या राहु तो 12th में बैठा है, अच्छा है तो? उनका घर बनने का योग नहीं है। नहीं, हम तो रेमेडी कर रहे हैं, घर ऑलरेडी बना है। हम किस बात की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक मिनट, आई जस्ट म्यूट एवरीबॉडी। या हम बात कर रहे हैं घर की वास्तु में, कुंडली में घर कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ। तो हमें सबसे पहले 4th हाउस को ऑब्जर्व करना है। अगर 4th हाउस में राहु है, 4th हाउस में शनि है, या करंट ट्रांजिट में 4th हाउस से राहु शनि गुजर रहा है या केतु, हम्म तो नहीं करनी है। तो मान लीजिए कि राहु केतु की दशा भी चल रही है, लेकिन उनका राहु तो 12th में है, तो वो तो फॉरेन में सेटल है ना, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। हर बार तो वो नुकसान नहीं देगा ना, कुछ चीजें तो जरूर देगा अच्छी। तो 4th हाउस इज देयर ओन हाउस। हम्म तो खुद के घर की उनको रेमेडी करनी है, तो 4th हाउस में पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 4th में राहु जो है वो जन्म का है, उसको तो हम वेट नहीं कर सकते ना कब वो हटे, हम्म वो तो वहीं पे है हमेशा के लिए। यस। तो अगर हम इसे ज्योतिष की नजर से देखें, जिनका भी 4th हाउस में राहु है ना, उनको खुद के घर का सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मैं इसको एक केस स्टडी के साथ समझाऊंगी आपको। खुद के घर का सुख नहीं मिलता मतलब क्या होता है कि वो खुद के घर में, मतलब राहु, व्हाट इज राहु? डिजायर। राहु ने अमृत पिया था लेकिन उसने उसे फील नहीं किया था, हम्म मतलब उसको वो अचीवमेंट मिला कि वो अमृत चुराने में सक्सेसफुल हो गया, हम्म
बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना। उसी प्रकार से फोर्थ हाउस में जिनका राहु है उनका घर बनेगा, मुश्किलों के बाद बनेगा लेकिन बनेगा, लेकिन उन्हें अपने घर में रहने का सुख नहीं मिलेगा। इसके मेरे पास 2-3 अलग अलग केसेस है। ऐसे लोगों को सबसे पहले हम बताते हैं कि आप अपने ही किसी और फैमिली मेंबर का नाम पहले ऐड कीजिए और फिर आपका, ताकि उनका नाम एज ए गृहस्वामी आएगा। इसीलिए हमेशा हम लोन के लिए देखते हैं कि जिसका सिबिल अच्छा है उसके नाम पे पहले ऐड करेंगे। इसके साथ ये भी देखना है कि उसका फोर्थ हाउस भी अच्छा है क्या। सिबिल अच्छा होने से उसको लोन मिलेगा, घर भी बनेगा। फोर्थ में राहु है ना, तो कितना भी अच्छा आपका सिबिल हो, आपको उस घर में सुख शांति से रहने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको वो सुख नहीं देगा। मेरे पास एक केस स्टडी है जो पुणे में ही मैं थी तब की है, बहुत टाइम हो गया इसको, 2012-13 की बात है। सो द पर्सन वॉज पॉलिटिशियन। अब उनको आप कुछ बोलने जाओ, उनको तो लगता है कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं तो पूरी दुनिया खरीद लूंगा, आप मेरे को उपाय बताओ, नहीं तो मैं आपकी जगह दूसरे को लेके आऊंगा। सो उनको स्ट्रेट अवे बताया था कि आपका फोर्थ में राहु भी है, और ऊपर से ट्रांजिट जो है वो सैटर्न का हो रहा है आपके इसमें करंट में। तो ये सही समय नहीं है कि आप घर बनवाओ, तो आप किसी और के नाम पे घर बनवाओ। बेटे के नाम पे तो बच्चे छोटे थे, वाइफ के नाम पे, लेकिन उनकी कुंडली देख के तो उन्होंने हाँ बोल के छोड़ दिया बाद में। एंड देन आई कुडंट कनेक्ट, क्योंकि क्लाइंट कनेक्ट रखेगा तब हम कनेक्शन रखेंगे। बाद में पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ा बंगलो बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया वगैरह किसी और के साथ। एंड दैट वाज गुड। आफ्टर 1.5 year दैट पर्सन्स पीए केम टू मी अगेन कि हमको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मुझे लगा अब तो सब कुछ हो गया, कुछ नया प्रॉब्लम हो सकता है ना, 1.5 साल में सेम प्रॉब्लम के लिए कोई क्यों आएगा। तो जब उनसे मेरी बात हुई तब उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस दूसरे वास्तु कंसल्टेंट को रखा, उन्होंने बताया कि आपका घर कैसे नहीं होगा, मैं तो होके ही दिखाऊंगा। तो जितने रेमेडी है वास्तु के सारे कर दिए, उनकी जगह पैसा है, सब है, तो काम भी शुरू हो गया बंगले का, घर भी बन गया उनका। घर में जैसे ही रहने जाना था ना, उसके ठीक 15 दिन बाद उनके अपनी बहन के लड़के ने इनके ऊपर कोई फ्रॉड का केस वगैरह डाल दिया और इनको 4 महीने जेल में रहना पड़ा उस केस के अंदर। वहां से छूट के आए, तब तक कुछ इतना प्रॉपर्टी में झमेला, किसी ने फंसाया किसी ने कुछ, क्योंकि इन लोगों का मेन तो यही होता है कि अपने नाम पे सब रखते नहीं सकते हैं, और रिलेटिव्स के नाम पे थोड़ा 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 करके रख देते हैं। तो लोगों ने फंसाना शुरू कर दिया, पैसा नहीं देना, उन्हीं के अपने रिलेटिव्स ने। ये चीजें शुरू हुई और उनको वो बंगला खाली करना पड़ेगा और कहीं और रहने जाना पड़ा। खुद का घर होके भी वो नहीं रह पाए। तब वो आए थे कि अब क्या करें। तब मैंने कहा था आप बस इसको अपनी वाइफ या कोई भी है उनको सेल डीड बनवा के सेल कर दीजिए, रहेंगे तो आप ही ना, बीवी के नाम पे है, मालिक तो आप ही हो फिर भी। बस वो मेरा नेम प्लेट चाहिए वगैरह ये सब चाहिए तो फिर नहीं मिलेगा। तब वो ठीक हुआ था। और एक मेरे पास केस है, कल्याणी नगर का केस है, ये पुणे का ही। दैट पर्सन हैड अ रेस्टोरेंट बिजनेस, पब्स बार एंड ब्रिस्टो। उनका भी फोर्थ में जो था वो राहु था। उनको मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। फोर्थ में राहु है तो जितना हो सके आप पूरे जीवन भर अपने नाम पे घर ना लीजिए, किसी और के नाम पे लीजिए और रहिए। गाड़ी भी आप लेंगे ना अपने नाम पे, बहुत प्रॉब्लम देगी, बार बार मैकेनिक के पास जाएगी, कोई इसको स्क्रैच मार के जाएगा, चीजें होती ही है। तो उनको भी मैंने कहा था कि आप अपने नाम पे मत लीजिए। बट एक उनको तो ऐसा था कि लोन वगैरह की भी जरूरत नहीं थी, कैश में जाके बस देखा फ्लैट। उन्होंने कहा मैम आप सिर्फ डायरेक्शन बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने अपना काम कर दिया, डायरेक्शन सही क्या है बता दिया उनको। ये बड़ा केस हुआ था तब पुणे में एक्चुअली उस टाइम पे। तो उनका पब का ओपनिंग और घर की पूजा उन्होंने एक साथ ही रखा था। तो जिस दिन उनकी वास्तु शांति थी ना घर की, उस दिन गाड़ी से जाते समय एक बाइक वाले को थोड़ा सा उनका धक्का लगा। अब इनका ड्राइवर उतर के उनको मारने लगा, कुछ हो गया ऐसा। लेकिन केस तो ओनर के नाम पे बनेगा ना जिसकी कार है उसके। तो उन्हें उसको लेके जेल में यहाँ पुलिस स्टेशन जाना पड़ा लोकल। अब ये लोग जो होते हैं ना होटल वाले वगैरह, ये भी ऐसे ही होते हैं क्योंकि उनके वहां पे कनेक्शन अच्छे रहते हैं मंथली पे आउट की वजह से। लेकिन उनको कहा गया कि आपको ना रात भर यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे को धक्का लगा है ही इज फ्रॉम द कम्युनिटी जहाँ पे एट्रोसिटी लग जाता है। तो आपको एट्रोसिटी लग गया है। तो अपने घर की वास्तु शांति में वो सुबह 10 बजे पहुंचे थे, जब वो शुरू होने वाली है फटाफट नहा के वहां बैठ गए। मतलब उनको वो सुख भी नहीं मिला कि उस चीज में बैठना है। और उसके बाद बैक टू बैक रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनको आने लगी। तो हमेशा ये जो सिद्धांत हम सीखते हैं ना, सिद्धांत का मतलब ही यही है कि आप अपनी कुंडली को बदल नहीं सकते, हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। और इसीलिए वास्तुशास्त्र है। जब हम कुंडली को नहीं बदल सकते तो हम वास्तु का सहारा लेते हैं। वास्तु का सहारा मतलब हमने वास्तु में परफेक्शन के साथ साथ ये भी देखना है कि आपके नाम पे आपने नहीं मतलब नहीं लेना है।
आप किसी और के नाम पे ले लो, सेम घर में सेम बेडरूम में ही आप रहोगे, कुछ कमी नहीं होगी, आपको जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा। बस आपको वो दिमाग में रहता है ना मेरे नाम पे चाहिए वाला सुकून, वो इंडियन फैमिली में थोड़ा ज्यादा होता है कि मेरा नाम वगैरह, वो नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब भी चतुर्थ हाउस की दशा है या चतुर्थ से राहु या शनि का भ्रमण चल रहा है, उस समय उस क्लाइंट को आपने रेमेडी नहीं देनी है। उस समय आप रेमेडी दोगे तो उनको उतना लाभ नहीं होगा जितना उन्होंने पैसा रेमेडी में डाला है, तो वो और उसी साइकिल में अटक जाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा है कि नाम तो हमारा खराब होता है ना, कि इनसे किया और रिजल्ट, हमें रेफरेंस चाहिए। हमेशा याद रखिए कि रेफरेंस जो जो बिजनेस आता है जब आप कंसल्टेंट बनोगे वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो आपका रेपुटेशन बढ़ा के आता है। तो आपको अपने काम के साथ जेन्युइन रहना है ताकि आपका रेफरेंस बढ़े और किसी का नुकसान ना हो। अब आप उनको एकदम से मना भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई क्लाइंट आया आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अपना भी बिजनेस है, उसको भी देखना है, अपना भी घर चलाना है। देन व्हाट यू डू कि उनको जो नॉर्मल जैसे रेमेडी है, जैसे 100-150 या कुछ है, वो रेमेडी आप दीजिए कि ये आप कीजिए, अगले 6 महीने देखिए, फिर हम एक बार देखते हैं। देन यू कैन गो सेकेंड टाइम एंड देन यू कैन डू इट। कुंडली जब आप देखोगे एज ए एस्ट्रोलॉजर, उसके लिए भी सेम रूल है। अगर 9th हाउस में या 8th हाउस में या 1st हाउस में किसी भी व्यक्ति का राहु है और वो कुंडली दिखाने आए हैं, मतलब उनका प्रॉब्लम जो है वो अभी कर्म चुकाने का समय है, तो उनको आप इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं दोगे, आप उनको कोई साधना दोगे, कोई मंत्र दोगे और 40 डेज के बाद फिर से बुलाओगे। क्योंकि आप जो भी रेमेडी दोगे ना उनको लाभ होगा ना आपको, और वो आपके ऊपर ब्लेम आएगा। इन चीजों को हमेशा याद रखिए कि किसका भी 9th में राहु है, 8 में है, 1st हाउस में, उनको आपको रेमेडी इंस्टेंट नहीं देनी है, देनी है, वो आपके क्लाइंट है, उनको सोल्यूशन देना आपका काम है। इंस्टेंट नहीं देनी है, उस समय देनी है जिस समय उनको लाभ हो। और वो लाभ कब होगा, जब उनके एक्चुअली में दशा चलेगी। तो उनको एटलीस्ट 40 डेज पेशेंस रखने के लिए सिखाना है कि उतना टाइम आप ये मंत्र जाप कीजिए, ये पूजा कीजिए, जो एक्सपेंस नहीं हुई आप अपने आप से कर सकते, फिर आइए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट विजिट, यू कैन गिव हिम रेमेडी, नो प्रॉब्लम। और एक जगह है जहां पे आपको रेमेडी नहीं देनी है, साउथ फेसिंग हाउस। When I say south facing, it is not southwest, it is not south southwest, it is exactly south facing. साउथ ईस्ट को दे सकते हैं, साउथ वेस्ट को दे सकते हैं। साउथ फेसिंग जो है एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट 90 डिग्री साउथ, दैट इज यम दिशा। ये घर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका जन्म कर्म चुकाने के लिए हुआ है, पिछले उनके बहुत कर्म हैं, हो चुके हैं, तो उनको भी आपको बेसिक रेमेडी देनी है। जैसे मैं आपको बीच बीच में रेमेडी शेयर करती हूँ, वो आपको उनको देनी है। डेफिनेटली वो रेमेडी उनको फायदा देगी, बहुत ज्यादा नहीं देगी, लेकिन जो उनकी मुश्किल है वो थोड़ी सी कम करेगी। लेकिन उनको आपको किसी भी खर्चे में नहीं डालना है महंगे। साउथ फेसिंग जब घर आता है ना, तब आपको ख्याल रखना है कि कंसल्टेशन भी जो है ना वो आपको घर के अंदर नहीं देना है, बाद में अपने ऑफिस में बुला के या बाहर देना है उनको, जो कुछ भी गाइडलाइंस देनी है। बहुत छोटी और बेसिक चीजें हैं, लेकिन इस पे फोकस करना है। आप दीदी से बात कर रहे थे? अच्छा, मैंने कहा रश्मि से कर रहे थे। अब हम देखते हैं साउथ फेसिंग जब घर आता है ना, या अगर राहु केतु, जो मैंने आपको बताया रेमेडी नहीं बताए, तो उनको आप सबसे पहले क्या बताओगे, इफ पॉसिबल गो टू द रेंटेड हाउस एंड गिव दिस हाउस ऑन रेंट, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टे इन दिस हाउस। तो आप उनको जो दूसरे घर में कहीं शिफ्ट करोगे, जिसमें आप वास्तु के अनुसार उनको पॉजिटिव डायरेक्शन ओपन दे सकते हो, उनकी जो तकलीफ है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। अगर वो मान जाते हैं बहुत अच्छा है। रिसेंटली मैंने अभी परसों ही एक क्लाइंट के ऐसे ही मुंबई के ही सजेस्ट किया, मैंने उनको कहा रेमेडीज है बट वो आपको अभी लाभ नहीं देंगी, तो बेटर है मैं आपको एक गाइडलाइन देती हूँ कि ये 4-5 रूल जिस भी घर में बैठ रहे हैं ना, वहां आप 6 महीने के लिए शिफ्ट हो जाइए, अपना सिचुएशन बेटर कीजिए। तब तक आप अपने घर को चाहे रेंट पे दीजिए चाहे लॉक करके रखिए, क्योंकि एक होता है कि बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया, पता नहीं लोग कैसे यूज करेंगे क्या है। एंड देन ही अग्रीड इंस्टेंटली कि रेमेडी करके अगर आप खुद ही बोल रही है नहीं होगा लाभ, मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम नहीं, आप किसी और के पास जाओगे वो कर देगा, मुझे आदत हो गई है 12 सालों में, 2 साल बाद आप वापस आ जाओगे या 1 साल बाद वापस आओगे कि मैडम फायदा नहीं हो गया है, आपके कर्म है, आपका पैसा है।
एंड ही अग्रीड कि रेंटेड हाउस सबसे बेस्ट यही है कि उनको इमिडिएटली उस घर को छोड़ना है, तो वो रेंटेड हाउस में जा सकते हैं, अपना घर जो है उसको लॉक करके रखे, किसी और को रेंट में दे। ये चिंता ना करे कि किसी और को दे तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि वो अपनी कुंडली लेके आएगा, आपकी कुंडली के साथ नहीं आएगा उस घर में वो, तो उसका नुकसान आपका नुकसान डेफिनेटली अलग है। जैसे नॉर्थ वेस्ट अगर किसी घर का खुला है लेकिन उसमें रहने वाली व्यक्ति के घर में लड़कियां ही नहीं है, उनको इंस्टेंट प्रॉब्लम आएगी ही नहीं ना, क्योंकि वो गर्ल्स के से रिलेटेड है। हम्म हम्म लेकिन किसी के घर में गर्ल्स है, उनको इंस्टेंट प्रॉब्लम आएगी। ये उनको समझाना है कि आप ऐसे करो। अब हम देखते हैं अगला नियम। जैसे हमने देखा कि कब नहीं करना है और वाटर एलिमेंट की राशियां जो है वो बिगड़ी हुई होगी। इसको हम एस्ट्रो वास्तु में फिर कुंडली के साथ देखेंगे कि कैसे राशियां बिगड़ी है वगैरह। किसी भी घर में अगर कुंडली में अग्नि तत्व की राशि जो है 1, 5 और 9, ये राशियां अगर बिगड़ी है, मतलब कि इनका स्पंदन अच्छा नहीं है, या उनके साथ कोई और ग्रह शत्रु राशि का बैठा है, या जो कॉम्बिनेशन है, या उसके ऊपर किसी और ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे समय भी वही होता है। जैसे साउथ ईस्ट और ईस्ट का बाथरूम है, उसके लिए भी आपको क्या करना है, सिंपल ट्रिक है। साउथ ईस्ट ईस्ट का बाथरूम में फायर एलिमेंट है, तो आपको सिर्फ फायर एलिमेंट की राशियों पे कुंडली में फोकस करना है उसका उपाय देते समय। वाटर एलिमेंट की राशियां जो है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ वाटर एलिमेंट की राशियां कुंडली में देखनी है कि उनकी स्थिति करंट में कैसी है। अच्छी है तो आप रेमेडी दे सकते हैं, नहीं है तो पूरी कुंडली उसके लिए ये करने की जरूरत नहीं है। बेसिक रूल के साथ जो एलिमेंट घर में है उसी एलिमेंट की राशियां जो कुंडली में है, उन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन करना है। इसमें भी यही है कि जो हमने कुंडली में लग्नेश सीखा था, याद है? हम्म तो लग्नेश जो है वो भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है जब हम किसी को रेमेडी देते हैं। मतलब उस समय उसके ऊपर राहु या शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पूरा खेल जो है वो राहु और शनि के ऊपर है। 4th हाउस में राहु शनि नहीं होना चाहिए। जो उस घर का एसेंडेंट है, जिसे हम गुरु स्वामी मानते हैं कुंडली का, उसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और उस 4th हाउस पे या उन ग्रहों के ऊपर ट्रांजिट में राहु शनि का भ्रमण नहीं होना चाहिए। ये 3 रूल आपको बस याद रखने हैं। यहां तक आज सबको समझ में आया हमने Yes. क्या सीखा? आसान लगा कल से ज्यादा? यस मैम। ओके, दिस इज बेटर देन। मैम जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को हम किस उसमें लेंगे, ईस्ट में लेंगे और नॉर्थ ईस्ट में, अगर वहाँ वॉशरूम है तो उसको हम हम किस वो 9th करेंगे ना, तब वो के? आप देखिए। हाँ, वो 9th में से कौन से पार्ट में जाता है उसमें। मैम एक जैसे आपने बताया नॉर्थ में ये सब हेल्थ इश्यूज, कैरियर प्रॉब्लम और फाइनेंशियल और अपॉर्चुनिटीज, ये सब प्रॉब्लम्स, ये वॉशरूम वहाँ होने से ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। इसमें से जो जिसका तत्व बिगड़ा हुआ है वो ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट के 4-5 प्रॉब्लम है, लेकिन उस घर में लड़की नहीं है तो लड़की से प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब आपके नॉर्थ में बाथरूम है, उस घर में फीमेल ही नहीं है, इस प्रकार बट से। बट आपने ये बोला है कि इसमें फीमेल्स को प्रॉब्लम होगा अगर नॉर्थ हाँ, में है तो। यस, बट उस घर में फीमेल नहीं है, ऐसा मैं बोल हम्म रही हूँ, तो फिर वो नहीं होगा, तो दूसरे प्रॉब्लम फोकस। इसलिए 3-4 चीजें जो बताई है वो सबको आपको टैली करके देखना है तो उनसे। अगर इसमें से मेल को प्रॉब्लम हो रहा है तो यही और प्रॉब्लम होगा। आपको तो होगा, लेकिन उसी से हमने क्या जोड़ा है, ईस्ट। पराक्रम को भी जोड़ा है ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि सूर्य का कुछ पार्ट आता है। तो प्रमोशन शायद आपके हस्बैंड के रुकी होगी, या जैसे चाहिए वैसे ग्रोथ नहीं हो रही होगी, ये हम्म। भी आपको देखना है उसमें। बट हमारा नॉर्थ में बाथरूम है हम्म। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। ओके, अभी फिलहाल के लिए आप क्या कीजिए, फिटकरी जो होता है ना, एलम, हम्म करी एलम और सॉल्ट 2 बाउल में अलग अलग बाथरूम में सैटरडे के दिन रख दीजिए, और एवरी सैटरडे फ्लश इट एंड देन रिप्लेस इट। फिटकरी एंड एलम, और फिटकरी और सॉल्ट, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट। टकीला ग्लास होते हैं छोटे छोटे ना, उन ग्लास में रखा तो भी चल जाएगा। ठीक है। प्लास्टिक में मत रखिए, कांच के ग्लास में रखिए। ठीक है मैम। हाँ, वो रख के उसको फ्लश आउट कीजिए और आप प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। और This आपके is हस्बैंड को for southeast also. यस, This is Is for it called southeast also. नो, दिस इज no? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, Not Okay. बट even मैम not washroom. but इसमें in से any washroom you can keep it. Alum specifically I gave her for that direction. Rock salt you can keep in any washroom.
इवन वो आपका सही जगह पे बाथरूम है नॉर्थ वेस्ट में तो भी रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, निगेटिविटी कम हो जाएगी। बट मैम इसमें से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड को है जॉब का, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये सब चीजें उनको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं हो रहा है। हाँ, तो आपकी इसीलिए तो हम कुंडली देखते हैं ना, ओके। कि आपको प्रॉब्लम कब होगी, ये टाइम हम उसी से बट देंगे। वो मैम जैसे आपने राहु 8th हाउस में है उनका, अभी ट्रांजिट कर रहा है। ओके, तो थोड़ी सी और दिक्कतें बढ़ेगी, तो आप फिलहाल एलम रखिए। और जैसे आपने कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ में है, तो अभी आपकी अच्छे ग्रह की दशा चल रही होगी। जैसे आपकी मैम मेरी राहु की चल रही है अंतर्दशा। कब से शुरू हुई है? ये हो गया लास्ट 1 ईयर, महादशा, 1 ईयर। महादशा नहीं कब? नहीं, अच्छा महादशा, महादशा तो मरकरी की है। मरकरी की है, तो आपका मरकरी का प्लेसमेंट कैसा है, स्ट्रांग है? मरकरी 9th हाउस और ओन राशि। हाँ, तो 6 मरकरी 6। आपका एग्जॉल्टेड है ना, 6 में है तो। हम्म। मरक्यूरी एग्जॉल्टेड है तो वो आपको तकलीफ नहीं देगा, लेकिन वो प्रॉब्लम स्टोर रहेगी। जैसे आपकी दशा चेंज होगी ना, फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो तब तक फिर भी आप प्राणायाम शुरू कर दीजिए, प्रॉब्लम क्या है। ओके। हाँ, ठीक है। हाँ, आपने साउथ ईस्ट का कुछ पूछा था ना। हाँ नहीं, यही सॉल्ट रख सकते हैं, यू सॉल्ट आप सेड ना। किसी भी बाथरूम में रख सकते हैं। सॉल्ट आप जो आपका मेन डोर है ना, मेन एंट्रेंस, शू रैक के पास भी रख सकते हैं। मेन एंट्रेंस के पास एक पर्टिकुलरली जो स्नेक प्लांट होता है वो रख के, उसके नीचे भी आप रख सकते हैं छोटे बाउल में। वहां रखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मेन एंट्रेंस से ना हर कोई घर में आता है, मेड आती है, नेबर आते हैं, गेस्ट आते हैं, किसके साथ कौन सी एनर्जी हमें नहीं पता है, तो वो निगेटिविटी वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर आपको उनकी, बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ लोग हमें बहुत प्यारे हैं, हमें उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कुछ बोल देना कि तूने ये लिया, तो वो चीज या तो गुम हो जाएगी या टूट जाएगी, कुछ ना कुछ नजर लग जाती है, ऐसे होता है। तो देन कीप द सॉल्ट इन लिटिल बिगर बाउल ऑन द मेन एंट्रेंस। आउटसाइड। आउटसाइड, इनसाइड भी रखोगे ना, दरवाजे को एकदम लग के चल जाएगा, कि आते जाते वो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। ओके। या आपने कहा नॉर्थ वेस्ट, इफ इट इज ओपन इट इज नॉट गुड फॉर यंग गर्ल्स। यस, ओके, सो इफ इट इज ओपन, इफ देर इज अ कट, इफ देर इज अ किचन, तो वहां से प्रॉब्लम्स आती है। तो फिर अगर आपके घर में कोई गर्ल है तो यू कैन गिव हर लेफ्ट लेग में एंकलेट सिल्वर का। काला धागा। काला धागा इज जनरल, बट सिल्वर इज द नॉर्थ मेटल, सो एंकलेट, सिल्वर एंकलेट। ओके। एंड सूर्य नमस्कार गर्ल्स कैन डू ना, आई मीन वुमेन एनीबडी कैन डू। कैन, एनीबडी। ओके। और ये आप बोलते हैं 40 डेज में यू गेट 5 टाइम्स रिजल्ट, इज दैट अ फैक्ट? हाँ, अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं ना, तो आपको उसे इसी प्रकार से टैली करना है कि अगर आपको, या रुद्राक्ष है, 5 टाइम्स रिजल्ट आया, दैट मीन्स आपको वो फल गया, फल गया। उसका पैसा भी वसूल हो गया। अगर नहीं आया तो धीरे धीरे आएगा, तो मतलब नहीं। इसलिए कभी भी जेमस्टोन या कुछ लेना है ना, एकदम शुरू में एक्सपेंसिव नहीं लेना है। पहले आपको देखना है कि आपको सूट कर रहा है। अगर आपको सूट किया, देन यू गो फॉर एक्सपेंसिव विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी से मैच होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट वर्क्स विद द सनलाइट एंड आवर नर्व्स, जो भी हमारे फिंगर के नर्व्स ब्रेन को जाते हैं उससे। पर्टिकुलरली जब कोई भी जेम्स हम लेते हैं ना, तो वो बताते हैं कि आप इसको साथ में, मतलब पिलो के नीचे रख के सो जाइए एक 8 दिन तक, और कैसा अनुभव हो रहा है। अगर चीजें बिगड़ रही है तो मत पहनिए, बाद में रिंग बनाइए। इसलिए आप नॉर्मल पहले थोड़ा अपना अगर बजट है भी तो भी थोड़ा सस्ता वाला बना लीजिए, उसका रिजल्ट लग रहा है अच्छा है, देन यू गो फॉर द एक्सपेंसिव। बिकॉज वो वैसा रिजल्ट नहीं आया तो मतलब ही नहीं है ना इतने पैसे इन्वेस्ट करके उसमें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तर ईशान्य, ये जो डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे कोई भी हेवी आर्टिकल या कुछ नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्शन हमेशा ही खुली होनी चाहिए। मोबाइल प्लीज। ओके, यहाँ पे स्टेयरकेस नहीं होने चाहिए, ये दिशा बंद नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट ज्यादा हेवी एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें यहाँ होती है तो क्या हो जाता है कि नेचुरली वहाँ का जो वाटर एलिमेंट है वो वीक हो जाता है, और वाटर एलिमेंट वीक होने के कारण अगेन क्या होता है कि दूसरे प्रॉब्लम्स ही वहाँ उस डायरेक्शन के जो है वो एनहांस होने लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयरकेस आता है ना, तो उस घर में किसी ना किसी को ब्रेन के इश्यू आना शुरू होता है, बिकॉज वास्तु पुरुष के सर के ऊपर जो है वो, उसे हमने रखा हुआ है स्टेयरकेस को हेवी, और उसका मैंने तो अभी तक 2-3 क्लाइंट के तुड़वाए ही थे कि उसको कोई रेमेडी आप करो तो भी उतना मतलब नहीं है। मुझे मेरा फीस मिलेगा, बट मुझे पता है कि आप
एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको तोड़ के नॉर्थ वेस्ट में फिर हमने शिफ्ट ही किया था। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, या तो आपका स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस को भी हम ब्रेन से देखते हैं, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। और बहुत सारी चीजें जीवन में, सूर्य भी वहां से जुड़ा हुआ है ईस्ट से, तो नेम और फेम मतलब बदनामी के योग भी बन जाएंगे, ऐसी चीजें वहां से देखी जाती है। ठीक है, अभी तक आपको आज के रूल्स में कुछ है पूछिए, तब तक मैं जस्ट एस्ट्रोलॉजी का एक ये कर देती हूँ। आज का मुझे लगता है सबको ठीक लगा ना क्लास? यस मैम। ग्रेट। एक्चुअली कल का भी ठीक था, पर वो हिंदी में लिखा था तो मुझे समझ में नहीं हाँ, आया। वो बहुत ही टिपिकल वर्ड्स, क्योंकि उसको मैंने ट्रांसलेट किया था वैसे के वैसे लिया था ना बुक से, तो वो शुरू में हाँ। दिक्कत होती है अगर संस्कृत नहीं तो। अब मेरा भी संस्कृत बेस नहीं है, मैं ये वास्तु के साथ साथ सीख सीख के फिर वो आने लगा है। और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि पहले अगर आप राशियों को समझोगे अलग से, तब वो आप एक दूसरे पे ओवरलैप करोगे, तब वो इजी हो जाएगा। अदरवाइज वो आपको घर भी सेम दिख रहे होंगे, स्क्वायर भी उसी में है और रेक्टेंगल जो कुंडली का वो भी उसी में था, सब कुछ। पर बट वो वो मैम मेरा वो बात है। रिकॉर्डिंग देना, वो हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग देना। recording, every recording you will get, whatever we have learned in this class, all recordings you will get. ओके। कल का भी मिल जाएगा, आज का भी मिलेगा। सैटरडे संडे थोड़ा सा बिजी होता है, इसलिए टाइम पे आपको नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग्स यू विल गेट ऑल ऑफ देम। तो आज के इसमें आपको इन दिशाओं से रिलेटेड कुछ है तो आप मुझे बताइए, अगर आपको कुछ पूछना है। कोई आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको पूछनी है, कोई जैसे इन्होंने सॉल्ट का वगैरह पूछा है ऐसे? मैम मुझे पूछना है हाँ पूछिए। अ, एक मुखी रुद्राक्ष डालने से भी ऐसे इश्यूज आ सकते हैं क्या, कि इट्स नॉट सूटिंग अस एंड देयरफॉर द थोड़ा मॉनेटरी लॉस हो गया, एक ऐसे मुखी हो रुद्राक्ष सकता है ना, जिसे राजा की तरह देखा जाता है। तो आप किसी राजा है? को अगर देखो, तो सबसे ज्यादा दुश्मन किसके होते हैं? राजा के होते हैं। रिलेशंस किसी के साथ अच्छे नहीं होते, बहुत सारी वाइफ्स है तो किसी, कोई भी खुश नहीं होती है, हर बेटे को राजकुमार बनना है। इस प्रकार से ना एक प्रकार का लोनलीनेस आता है, लॉसेस होने लगते हैं अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो एक मुखी बहुत रेयर किया दिया जाता है। पांच मुखी और सात मुखी सबको सूट करता है, 5 7 सबके लिए सूट है। 9 के ऊपर के जो है वो थोड़े से हाई है, कि आपका ग्रह देख के, कि राहु शनि गुरु सब देख के फिर उसको पहना जाता है। बट एक मुखी उतना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए आपने पहना था उसको? नहीं, ऐसे ही मेडिटेशन एंड में सपोर्ट करने के लिए, वास्तु रिलेटेड। पांच मुखी हाँ, सबसे बेस्ट है और सबसे सस्ता भी है। तो मैं अभी क्या, एक्चुअली आई स्टार्टेड वेयरिंग इट, बट बहुत जल्दी ही मुझे उस मीन्स घर में कुछ हुआ एंड आई हैड अ मेजर फाइनेंशियल मॉनेटरी लॉस। तो शुड आई कंटिन्यू विद इट, और आप उसको इज इट उतार के रख समथिंग दीजिए। विद एक्चुअली कंटिन्यू विद द मेडिटेशन, ऐसा कुछ? एक मुखी मैं तो जब तक कुंडली नहीं देखती एडवाइजेबल नहीं करती हूँ, बिकॉज उसके वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। सबसे पहली बात है ना, रुद्राक्ष में 2 टाइप्स आते हैं, इंडोनेशियन आता है और हाँ, नेपाली आता है। तो नेपाली रुद्राक्ष जो है वो एक मुखी सबसे कम होते हैं, क्योंकि उसका उतना प्रोडक्शन ही नहीं है, उतने वो बनते ही नहीं है। तो उसको कुछ वो लैब करके कुछ ऐसा अलग, जैसे हम किसी प्लांट को अच्छा फल चाहिए तो हम्म, ज्यादा फिर उसको फर्टिलाइजर्स वगैरह देके तो करते हैं, अपना उसको बंद करो। किया जाता है। ये मैं बस, पहना हुआ हाँ ये काजू काजू शेप में है ना आपका, कैशू नट, ये ये अवेलेबल है। राउंड शेप में है वो नहीं मिलता है, वो बहुत नहीं, कम। हाँ, ये मैं हरिद्वार से लेके आई थी। बट मैं एडवाइस करती हूँ कि एक मुखी नहीं पहनना चाहिए जब तक कि उसकी कुंडली ना देखी जाए, बिकॉज वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ दे देता है। ओके, आज तो मुखी कुंडली मीन्स क्या अवॉइड करना चाहिए, या जो होना चाहिए अकॉर्डिंगली ओनली ऐसा कोई इट्स? पर्टिकुलर रूल नहीं है, जब तक उसको हम ना देखें ना कुछ चीजें समझ में नहीं आते, क्योंकि हर किसी को ना अलग अलग ये होता है, कि किसी को 5 सूट करेगा, किसी को 7, किसी को 12। लेकिन 5 और 7 इन जनरल सब कोई पहन सकते हैं, उससे किसी का नुकसान कभी नहीं होता है।
ओके, मुझे तेजस्वी मैम आप बता सकते हैं क्या वेदर आई शुड कंटिन्यू विद दिस और शुड आई स्टॉप वेयरिंग दिस? नाउ आई विल से एट दिस मोमेंट कि आप इसको उतार के 8 दिन के लिए रखिए और उस 8 दिन का एक्सपीरियंस कैसा है वो शेयर कीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस भी देखिए कि कैसा आता है। अगर इसने आपको लॉस दिया है ना, जस्ट कीप द वाइब्रेशंस अवे फॉर अ वाइल। ठीक और है। आपको मतलब किस पर्पस के लिए चाहिए वो मेरे समझ में नहीं आया। इट्स जस्ट के में वास्तु में स्टडी करने के लिए मेडिटेशंस एंड ऑल। तो 5 मुखी पैनी और कोई और एक्चुअली भी वैसे कोई जरूरत नहीं है। आप ओम 11 बार रोज करेंगे ना, इनिशियल लेवल पे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है कंसंट्रेशन के लिए। 11 बार ओम कीजिए। आप देखेंगे ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप देखो कि जड़ी बूटी रखने के लिए देते हैं पास में या कोई सिंपल, क्योंकि शास्त्र में हर प्रकार की रेमेडी है। आप ये नहीं कर सकते तो वो, तो अगर नहीं सूट हो रहा है ना, बेटर है कि उसको नहीं करना है। फिर आप जो सूट हो रहा है उसको कीजिए दूसरा, उतार के ओके, तो रखिए। और एक पूजा थर्सडे तक पूजा मुझे बता दीजिए कि आपको क्या फील हुआ निकालने के बाद। 4-5 दिन हाँ जाए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। मैम पूजा करके ड्रॉअर में रख दूं अभी ना? कहीं पे भी रख दीजिए, क्योंकि अब आप कहीं पे भी रखोगे प्रॉब्लम नहीं। आपको जब फिर से पहनना है ना, तब उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। नॉर्मली ऑल्सो मैंने जब इसको ना एक दिन 2-4 दिन घी में डुबो के रखा था, एनर्जाइज किया था। और दिन में भी मॉर्निंग में आफ्टर प्रेयर्स व्हेन आई पिक इट अप फॉर वेयरिंग नो, मैं उस पे ओम नमः शिवाय का जाप करके एक माला जाप करके ही मैं पहनती हूँ। पर फिर भी मुझे लगा कि आई थिंक इट्स नॉट सूटिंग मी। क्योंकि अगर आपको एनर्जाइज करना है ना, तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। शिवरात्रि हर महीने आती है 14 हाँ को। शिवरात्रि के एक रात पहले आप इसको घी में रखिए, और शिवरात्रि के दिन सुबह इस पे अभिषेक कीजिए और फिर पहनिए। आपको रोज भी करने की जरूरत नहीं। उस दिन आप जो करोगे ना, उसके वाइब्रेशन 1000 टाइम ज्यादा मिलते हैं आपको। और हर महीने शिवरात्रि आती है, छोटी शिवरात्रि। उस दिन आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, बट थैंक यू। फिलहाल आई सजेस्ट कि आप इसको उतार के ठीक, रखेंगे। फाइन ठीक, मैम। या ओके। आई मैम जस्ट, ओके, किसी को पूछना है पूछिए। मैम जैसे नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज के डायरेक्शन है, तो वो फीमेल्स के लिए है या फिर मेल्स के लिए भी है? दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी, बच्चों को भी तो आती है ना स्कूल से हम्म हम्म। जाने की अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो उसके लिए कोई ऐसे कुछ ऐसे रेमेडी कुछ नॉर्थ में करने के लिए? वहां पे अब किसी प्रॉब्लम ने है, बोला था आप अपना वो रेज्यूमे वहां रख दो। वो तो वेस्ट में कहा जाता है, तो वो बार बार मूव मूव हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में रख के, ऐसा करके। मैम नॉर्थ मुझे में उससे बोला। कोई खास लगता नहीं है फर्क पड़ा होगा। ये वाले रेमेडी तो मैं देती भी नहीं हूँ कभी, क्योंकि उसका इतना कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो नॉर्थ आपका लोडेड है, बंद है, क्या है मैम सिचुएशन क्या? वॉशरूम है और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में स्टोर है और नॉर्थ में वॉशरूम है। ओके। तो अगर वहां पे जल तत्व दूषित है, तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि बारिश का पानी उसको बॉटल वो रखा मैंने, रख रख दिया। दीजिए थोड़े दिन और फिर देखिए। ठीक है, आई जस्ट टेक 1 क्विक मिनट ब्रेक। तब तक और लोग जुड़ रहे हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी। So do we sit for the astrology class or we या don't sit? यू विल, क्योंकि आपको ओके सीखना है ना, तब जाके अगले क्लास में समझेगा। Acha, we are not going to combine both of it, but we, यस, वी विल लर्न सेपरेटली एंड देन वी विल कंबाइन इन नवंबर। oh, lovely. Thank you. Thank you. ओके।
हेलो हेलो There's a 2 minute break. प्रणाम ऑल। यस। हर कोई अपना अपना घूंघट हटाए। सबके नाम दिख रहे हैं आजकल, बट चेहरा किसी का नहीं दिख रहा है। जो पहली क्लास में थे उनकी बात ठीक है, वो ब्रेक पे गए होंगे, बट माधव जी, मीनाक्षी, आदिश, ओके, राजदीप जी, अगेन वन मोर, मीनाक्षी, या गुड, नमस्ते मैडम। नमस्ते। सो आज हम पहले थोड़ी सी रिवीजन करते हैं प्रेयर के बाद, एंड देन वी विल टेक वन बाय वन टॉपिक। आज से हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर इसको की बात करेंगे कि मैरिड लाइफ किसी का है तो उसमें कौन से रूल्स हमें बिठाने हैं। किसी का हेल्थ कंसर्न है, जो क्वेश्चन आपके पास आता है उस क्वेश्चन के अनुसार हम उस चीज को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ओके, तो पहले हम 10 से 15 सेकेंड प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ओम का जाप करेंगे। अगर सबका हो गया है तो हम ओम का जाप करते हैं। मुद्रा और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए स्ट्रेट स्पाइन इरेक्ट। ओ ओके, अब आप अपनी हथेलियों को रब करें और अब हम देखते हैं कि कल तक हमने क्या देखा था। थोड़ा सा 10 मिनट रिवीजन कीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि एक एक प्रॉब्लम को कैसे देखा जाता है। सेकेंड हाउस के बारे में बात किया था। ओके, डिफरेंट प्लैनेट्स इन द नहीं ऐसे सेकंड नहीं, हाउस सेकंड हाउस या एंड फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। ओके, तो एंड हम मेल एंड क्या फीमेल बात, राशिज। मेल साइन फीमेल साइन। ओके, और भाव के बारे में अब तक हमने क्या क्या जाना? भाव जाने, ग्रह जाने, राशि, प्लैनेट्स, राशि, प्लैनेट, ये सारी चीजें हमने आज तक ऑल्टेड एंड डेबिलिटेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है। हाँ अब दृष्टिज। हम क्या देखते हैं, आज हम देखेंगे कि पर्टिकुलर, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको आप कैसे देखोगे, उस प्रॉब्लम को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एक हमने अब तक क्या सीखा कि हर ग्रह का एक सिग्निफिकेंट है,
हर Yes. हाउस के भी सिग्निफिकेंट्स है और हर राशि के भी सिग्निफिकेंट है। अब हमारा जॉब शुरू होता है जब हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो इन सब का कॉम्बिनेशन करना है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी एक प्रश्न जब आता है ना तो कभी भी वो किसी एक प्लैनेट या एक हाउस को कनेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो मैरिज का अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो आप कौन सी चीजों को देखोगे, कौन से ग्रह को देखोगे, कौन से घर को, व्हाट विल यू लुक एट द कुंडली? 7th house, ओके, Venus and Mars. तो मान लीजिए कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरी शादी कब होगी, तो आप कैसे बताओगे? कुंडली आपके सामने है, उसमें से कौन से रूल आप अप्लाई करोगे? टेल मी दैट वे। मैम 7th हाउस से, और 7th हाउस और उनका गुरु का बल कितना है वो भी देखते हैं मैम। जी। हाँ, और वाइफ के लिए, फीमेल के लिए वी सी द गुरु एंड हम्म, फॉर द मेल वी सी शुक्र, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म, शुक्र महादशा। ओके, लेकिन राहु में भी तो शादियां हो जाती है ना, Hmm. राहु की महादशा में भी तो अंतरदशा प्रत्यंतर दिशा हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि मेरी शादी होगी क्या, तो इस व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख है भी या नहीं, इनकी शादी कभी होगी भी नहीं, ये आपको देखना है पहले। क्योंकि आपने बहुत से ऐसे चार्ट देखे होंगे कि लोग लाइफ टाइम सिंगल रहते हैं, जो शादी नहीं करना चाहते, या कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, उनकी फिक्स नहीं होती है जल्दी। तो सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि जिस घटना को लेके व्यक्ति आई है, जिस घटना को लेके क्वेश्चन है, क्या वो घटना उनके भाग्य में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम नेबर के पास जाके बोलते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी दीजिए, हमारा लाइट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम, उनके पास फ्रिज है या नहीं, पहले ये पता होगा तब जाके हम मांगेंगे। दिस वे यू कैन सिंपली चेक कि उनका सप्तम स्थान, जिसे हम मैरिड लाइफ से देखते हैं, तो 7th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस में जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड, इनकी स्थिति हम देखेंगे। सप्तम से रिलेटेड मैरिज है ना, ये सारी चीजें देखेंगे। अब हमें कंफर्म हुआ कि उनकी शादी होने वाली है। नाउ वी विल मूव टू प्लैनेट्स कि कौन कैसे पता चलेगा होगी कि नहीं होगी? मतलब राशि का लॉर्ड देख है ना आपको, 7th हाउस कितना स्ट्रांग है, वहां पे कौन सा ग्रह है, उसका जो स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है। अब इसमें हमने कितनी चीजें देखी, फर्स्ट 7th हाउस देखा, 7th का लॉर्ड देखा, और 7th में बैठा हुआ ग्रह देखा और उसका लॉर्ड। ये चार में से कम 3 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। Okay. अगर वो 3 पॉजिटिव है मतलब शादी होगी, अगर 3 नेगेटिव है मतलब नहीं होगी। समझ गए आप? मैम, बट So वो how do पॉजिटिव you नेगेटिव कैसे पता चलेगा? कि जो हमने अब तक सीखा है उस पे कौन सा एस्पेक्ट है, क्या है, उस भाव, किस भाव में बैठा है, उस भाव का अच्छा, कारक, मतलब वो गुड इफेक्ट है या वो बैड इफेक्ट है? वो सब देखना है, वो सारे रूल यहाँ अप्लाई करने वो हैं। भी कुछ देखते हैं ना, कारक ग्रह, मतलब एक प्लैनेट किसी के लिए खराब है बट किसी दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, बट ऐसा अभी भी हो तो सकता हमारा क्वेश्चन पर्टिकुलर है ना शादी, तो हमें सिर्फ 7th हाउस देखना है। है। हाँ, नहीं, मैं जनरली पूछ रही हूँ कि मतलब ऐसा जनरली वो, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि वो कहाँ पे बैठा है वो उस पर डिपेंड है, किसके कुंडली में कहाँ बैठा है, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ हमें सिर्फ क्या देखना है, मैरिज। तो मैरिज वील के सी लिए 7th 7th हाउस, हाउस। 7th का प्लैनेट, 7th को रूल करने वाला उसका लॉर्ड, 7th की राशि और उसका लॉर्ड, 7th से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सारी टैली करने के बाद 3 से ज्यादा अगर चीजें पॉजिटिव आती है तो आप समझ जाइए 4 में से 3 आ जाती है तो इनकी शादी होगी, 4 में से 2 आती है तो ऑन एन एवरेज होगी, टूट सकती है, एक ही आती है तो शायद ना भी हो। ये आपको फिक्स करना है। एक बार ये डिसीजन पे आप पहुंच गए, फिर आप देखोगे कि फीमेल की कुंडली है तो कौन सा प्लैनेट देखना है। जैसे फीमेल की कुंडली है तो गुरु देखना है, मेल शुक्र देखना है, मेल की है तो इस प्रकार से आप देखोगे। लेकिन आप गुरु देखिए या शुक्र, उसके साथ साथ आपको मंगल को भी देखना है, बिकॉज मंगल इज इंटीमेसी, मंगल इज फायर, मंगल इज सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी बैलेंस होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको 6th हाउस भी देखना है कि उनकी नाड़ी अगर है तो 6th हाउस से एक दूसरे को कुछ बीमारी या कुछ प्रॉब्लम है आफ्टर मैरिज, ये भी देखना जरूरी है। और शादी लव मैरिज है या अरेंज है तो 5th हाउस का कनेक्शन वहां बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, उस घटना से रिलेटेड कहाँ कहाँ क्या क्या है। पंचम से हमने प्रेम देखा,
7 से हमने मैरिज का इवेंट देखा, 12 से हमने बेडरूम हाउस यानी कि इंटीमेसी देखा। तो ये तीनों भावों को आपको कनेक्ट करना है, आपको सिर्फ 7th को नहीं देखना है। जब आपका कंफर्म हुआ कि इस घर में इस व्यक्ति की शादी होने वाली, फिर आपको इन तीनों भावों को आइडेंटिफाई करना है। इसलिए हर भाव का यानी हर हाउस का सिग्निफिकेंट आपको आना जरूरी है, तब जाके आप उसको मैच कर पाओगे। अब तीनों के सिग्निफिकेंट किए, उसके बाद मेल या फीमेल है उस कुंडली के अनुसार गुरु या शुक्र को आप देखोगे, चंद्र को भी देखोगे शादी के लिए आप, और मंगल को भी देखोगे। इन सबको मिला के फिर आपको वो देखना है। मैम व्हाट अबाउट 12th हाउस? 12th house also I already explained, it is intimacy or bedroom. मैम Yeah. 6th हाउस में क्या बोले आप? 6th हाउस में तो वो हेल्थ रोग एंड जॉब, रोग ऋण रिपु। तो उसका कैसे कनेक्शन है उसके साथ? तो अगर वो दोनों की राशियां मैच नहीं हो रही, हस्बैंड वाइफ को शादी के बाद सडन कोई इवेंट होते हैं, जॉब लॉस होता है, घर में कोई मरता है, कुछ ना कुछ इवेंट होते हैं ना, पॉजिटिव गुड और बैड होते हैं, बिकॉज प्लैनेट एक्सचेंज हो गए। इसलिए उसको भी देखना है कि नुकसान हो रहा है क्या कुछ शादी करने के बाद। अच्छा, तो वो कैसे पता चलेगा? मतलब शादी के बाद मतलब आप दैट इज फ्रॉम एक्चुअली सम दशा? कुंडली देखोगे ना तब आएगा। अब आप सिर्फ रूल समझिए, जब कुंडली ओके सामने रखोगे तब वो सारी चीजें आएगी। अब आपको ओके सिर्फ रूल्स को याद रखना है। नाउ वी आर लाइक ऑन 1 2 3 4, 2+2 का स्टेप अभी आगे है। ओके। हाँ नहीं, वो आप बोल रहे हैं तो हमको पता नहीं कि मतलब वो कैसे कनेक्टेड हो तो गया, जो हमने इसलिए। पहले सीखा है ना उसी से बेस कनेक्ट करना है आपको, इसीलिए उसके कारकत्व जो दिए हैं उसमें थोड़ा ऐड करके और पढ़ने हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। ये देखा, पंचम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि शादी के बाद उनमें प्यार रहेगा या नहीं, कितना बॉन्डिंग रहेगा, लव मैरिज है या अरेंज है, ये भी देखना जरूरी है। तो अच्छा, उससे नॉर्मल लव भी पता चलेगा? हाँ, मतलब एक हो गया लव मैरिज है, मतलब एक अदरवाइज जैसे आप बोल रहे हैं बॉन्डिंग एंड ऑल, वो भी 5th हाउस से ही देखेंगे? 5th हाउस से लव मतलब हम हर किसी के प्रेम को देखते हैं ना, भगवान से ओके प्रेम, माता पिता से प्रेम, बच्चों से प्रेम। शादी की बात आती है तो उसको देखेंगे, ओके पुण्य कर्म देखते हैं। फिर महादशा देखना है, उसका लॉर्ड देखना है, और प्रत्यंतर दशा जो पहले 3 महीने की दशा है उसको भी देखनी है। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वो थोड़ा आगे का पार्ट है जो आपको आगे दशाओं के इसमें आ जाएगा। हर ग्रह की महादशा कितनी होती है वो देखना है। तो हर ग्रह की महादशा में शादी हो सकती है, लेकिन उसी समय आपका वीनस एक्टिवेट होना जरूरी होता है, गुरु एक्टिवेट होना जरूरी होता है, तब वो इवेंट होगा। अब बहुत बार आप ऐसा देखोगे कि मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपके 5 प्रिडिक्शन करते हैं, 5 में से 3 सही आते हैं, लेकिन 2 चीजें कभी हुई ही नहीं आपकी लाइफ में। ऐसा होता है कि उन्होंने बोला था लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। यस। किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, उसके साथ शायद ये 2 चीजें मैच हो गई, कोई और 2 चीजें मैच नहीं हुई। क्योंकि हमारा जो जीवन है ना वो इतना बड़ा है और इतनी सारी घटनाएं हैं, उस एस्ट्रोलॉजर को उसकी कैपेसिटी के अनुसार जो प्रिडिक्शन उस समय दिखे वो आपको वो डिलीवर करेगा। अब इसीलिए ये देखना जरूरी है कि ये इवेंट इस कुंडली में है भी या नहीं। कोई जॉब का क्वेश्चन लेके आएगा तो हमें पहले ये देखना है कि ये बंदा जॉब करने वाला है या बिजनेस करने वाला है, तब जाके उसका जॉब के ऊपर। नहीं तो हम ढूंढते बैठेंगे, हम बोलेंगे अगले महीने जॉब लगेगा, लेकिन उसकी कुंडली ही बोल रही है ना कि वो कभी जॉब में रह नहीं सकता है, तो आपका प्रिडिक्शन गलत जाएगा, उसको अगले महीने जॉब नहीं लगेगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप इस चीज का पर्टिकुलर बिजनेस कीजिए, शायद आपको इसमें सक्सेस आए। तो आपको अपना विजन खुला रखना है। सवाल वो कोई भी पूछे, उस सवाल से रिलेटेड पॉसिबिलिटी इवेंट उस कुंडली में है या नहीं है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब आज हम जब पर्टिकुलरली शादी की बात करें तो मेल है या फीमेल है, सबसे पहले जब शादी की बात आती है तो हमें क्या देखना है कि शादी कब होगी, कैसे होगी, भाग जाके होगी या बड़े धूम धड़ाके से होगी या कैसे होगी, उसमें कितना सुख मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वो एनालाइज करना, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। फिर हमें देखना है 7th हाउस, और उसके बाद हमें देखना है चंद्र, देखना है शुक्र, देखना है शुक्र बल बहुत जरूरी है शादी होने के लिए, चंद्र बल भी जरूरी है। पुरुष को गृह सौख्य चाहिए होता है, स्त्री को भी सौख्य चाहिए होता है, तो वो भी हमें देखना है कि ये सारे ग्रह जो है ये इवेंट होने के बाद ये चीजें देने के लिए सक्षम है या नहीं है, ताकि उसके इमीडिएट बाद उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, ये बताना भी जरूरी है। यहां तक समझ में आया?
कि इवेंट को कैसे देखना है। इवेंट को देखने के लिए उस इवेंट से रिलेटेड जो प्लैनेट है, जो हाउस है, जो राशि है, उन चीजों को आपको देखना है। अब आप देखोगे कि मंगल जो है उसे भी हमें देखना है। ये मैंने कहा है हर शादी में, चाहे वो मेल की हो फीमेल की हो, आपको मार्स को इम्पोर्टेंस है वो देने हैं, मंगल को, और सूर्य को भी देने हैं, क्योंकि उस शादी से आपको नेम फेम कितना मिलेगा ये भी आपको देखना है। पर्टिकुलर प्लैनेट से 3-4, लेकिन मेजर प्लैनेट जो है फिक्स, वो है शुक्र, गुरु, चंद्र और मंगल। इन चारों के बारे में आपने सोचना ही है। अगर इन 4 ग्रहों में से 2 ग्रह उस समय निर्बल है तो थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। 3 ग्रह प्रबल है, प्रबल मतलब एग्जॉल्टेड है या अच्छे हैं, तो शादी आसानी से हो जाएगी, उनका योग बन रहा है। और एक ही ग्रह प्रबल है, मतलब अभी और उनको वेट करना है, अभी टाइम नहीं आया है, शादी जरूर होगी बट नॉट एट दिस मोमेंट। इसके साथ आपको देखना है गुरु यानी जुपिटर जो है वो जीव का कारक है, और शादी जो है वो एक पर्पज ही उसका ये है ना कि नेक्स्ट जनरेशन, जो वो कॉन्सेप्ट बनाया गया था जब शादी का, तो उसे भी हमें देखना है। तो जीव कारक जुपिटर जो है, जुपिटर का अगर अष्टम स्थान से भ्रमण हो रहा है तो भी उस समय उन्हें शादी करने के लिए, अगर योग भी बन रहा है तो भी मना करना है, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल काइंड ऑफ हिडन थिंग्स। अगर वहां से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तो ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद कुछ चीजें पता चलती है और फिर ऐसे होता है कि इन्होंने हमें फंसाया, जो चीजें उस समय ओपन नहीं हुई। इसलिए ट्रांजिट में जुपिटर अगर अष्टम स्थान में है या वहां से भ्रमण कर रहा है तो वो समय जो है वो उन्हें कहा जाता है कि इस समय, इस साल आप शादी मत कीजिए, एक और साल रुक जाइए। ओके, इतने सारे रूल आपको ओपन माइंड से करने हैं। आपको ये रूल तब आएंगे जब आप पहले जो 3-4 प्रेजेंटेशन दिए ना, हर कोई उसको बाय हार्ट कर लीजिए, को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। रूल सेम ही है हर चीज के लिए, आपके बस दिमाग में इंस्टेंटली वो आना चाहिए कि आपको उस समय क्या देखना है। 7th हाउस हम जब देखते हैं तो हमें देखना है कि 7th में अगर किसी के शनि, केतु, राहु है, मतलब वहां प्रॉब्लम है, पाप ग्रह है और वो जन्म का ही है। शादी होगी लेकिन वो शादी से प्रॉब्लम देगा। सही है। फर्स्ट हाउस भी देखना है, क्योंकि 1st से 7th एस्पेक्ट सारे प्लैनेट्स को है। कोई भी प्लैनेट 7th पे, उसको 7th एस्पेक्ट है, मतलब वो अपने पार्टनर को देख रहा है। तो अगर फर्स्ट में राहु है तो क्या होगा, फर्स्ट में सैटर्न है तो क्या होगा, फर्स्ट में राहु है तो क्या होगा कि व्यक्ति बहुत अच्छी होगी, अच्छे से बात करेगी, लेकिन बहुत सारी बातें छुपाएंगी, सारी चीजें साफ नहीं बताएंगी। शनि अगर है या सप्तम में भी शनि है तो वो वैराग्य देगा, मतलब जल्दी उनको बोर कर देगा उस शादी से। मंगल वहां पे है सप्तम में तो वो बहुत ज्यादा झगड़े देगा, क्योंकि वो अग्रेसिव होगा। इसीलिए उसको मांगलिक कहा जाता है कि दोनों मांगलिक है तो ही होगा। एक मांगलिक है तो कितना झगड़ा करेगा, दूसरा तो सुसाइड कर लेगा उसके सुन के। और हमेशा मंगल जिनका सेकंड होता है, यस्टरडे आई टोल्ड कि मंगल जब प्रभावी होता है तो बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से चीजों को सामने रखता है मिरर की तरह। अब आप लाइफ पार्टनर को ही मिरर दिखाओगे तो आप में प्रेम कैसे होगा, फिर तो झगड़ा ही होगा। तो इसलिए आपको उसका भी विचार करना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा विचार जो है वो पारंपरिक शास्त्र में भी, पुराने भी है ना, मार्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि बाकी चीजें बैलेंस होगी, लेकिन ये चीज बैलेंस नहीं हुई तो वो शादी शायद टिकेगी लेकिन कभी भी अच्छा, मतलब एक एक्सपीरियंस नहीं रहेगा उस कपल का। बहुत ज्यादा उनको दुख देगी वो शादी, झगड़े देगी, तकलीफें देगी, एक दूसरे को अब्यूज करना, मारना, ये सारी चीजें देगी। तो इस प्रकार से हमें सप्तम स्थान को महत्व देकर और जो ग्रह हमने देखा है उसको देखते हैं। अब हम कुछ रूल्स देखते हैं कि साधारणतः क्या होता है कि 7th हाउस में अगर चंद्र है और 10th से लेके चंद्र जो है वो सप्तम में है, या 6 में भी अगर मून है, 7th में मून है, तो शादी डिले हो सकती है। जल्दी उस व्यक्ति की शादी नहीं होगी, थोड़ी सी लेट होगी। हमने जो भावत भावम सिस्टम देखा था उसको आप एक बार यहाँ समझिए। हमने क्या देखा था उसमें कि नेचुरली जब कोई भी रूल होता है उसको हम दूसरे हाउस से वैसे ही कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था दशम का दशम, फोर्थ का दशम, फोर्थ का 10, ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था, फोर्थ का 4। तो कोई भी हाउस है ना, जो भी, मान लीजिए 7, तो उसको पीछे वाला जो हाउस है, आगे वाला प्रोग्रेसिव है, पीछे वाला जो है उसको व्यय स्थान कहा जाता है। तो 7 से पीछे वाला 6 आता है, दैट इज व्यय स्थान, मतलब वो आपका नुकसान कराएगा। तो ऐसे समय अगर 6th में मून आता है जन्म का,
या 7th में मून आता है, तो वहां पे पार्टनर छोड़ के जाने के चांसेस बढ़ते हैं। वो योग चाहे इमीडिएट बने या 20 साल बाद बने, छोड़ के बिना किसी कारण के जाने के, मतलब कुछ लोग गुम हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ जाते हैं, कुछ लोगों के साथ कोई ट्रेजेडी होती है कि वो वापस ही नहीं आते और वो जिंदा भी है नहीं है पता नहीं, कुछ लोग भाग जाते हैं। ये सारे इवेंट 6 में मून को देख के किए जाते हैं। बाकी रूल्स वहां पे है, उसी एक प्लेनेट को पकड़ के आपको इवेंट नहीं देना है, बट मेजोरिटी ऐसा देखा जाता है। तो आपको वो भी देखना है कि ये व्यक्ति का मून कहाँ पे है। अगर एक बंदे का 6 में है तो दूसरे का कहाँ पे है, उनका कनेक्शन क्या बन रहा है, उस पे भी आपको फोकस करना है। अब अगर मून जो है, मून को हम कैसे देखते हैं, शीतलता, पवित्रता, शांति। मून उनका अगर डिस्टर्ब है कुंडली में तो उनको उस शादी से बहुत अच्छा सुख नहीं मिलेगा। अगर 7th हाउस में, मतलब खुश नहीं रह पाएंगे, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे उस शादी को। 7th में अगर जुपिटर है या वीनस है, तो दोनों भी ग्रह क्या करते हैं कि लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर थोड़ा सा इगोइस्ट होता है और डोमिनेटिंग होता है। अच्छा मतलब सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छी पर्सनैलिटी वाला, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर वाला देता है। या ससुराल वालों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ रहता है कि डिफीट होगा या कुछ केस हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो आपको ससुराल से या मैरिड लाइफ से दे देगा। हमेशा नहीं देगा तो वो पर्टिकुलर टाइम में देगा जो लाइफ टाइम इफेक्ट बना के जाएगा। अच्छा, ऐसे अगर अशुभ ग्रह जो कुंडली में सप्तम स्थान में है, मंगल है, शनि है, सूर्य भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता सप्तम में है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा ही। सप्तम अगर खाली है तो भी चलेगा, उसका बस स्वामी कहाँ है वो आपको देखना है। शनि और मंगल साथ में है तो वो भी शादी बहुत दिक्कत देती है। अगर 7th हाउस में शनि और मंगल साथ में है, वहां पे भी एक बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन उनको नहीं मिल पाता, प्रॉब्लम आती है। अब इसके साथ हमको क्या देखना है कि अगर इस प्रकार से जब कुछ होता है तो हमें उस व्यक्ति का 12th हाउस एंड 5th हाउस, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि चलो शादी में ऑब्स्टेकल है, लेकिन वो ऑब्स्टेकल खत्म होने के बाद में भी तो प्यार है या नहीं, या पूरी लाइफ ऐसी चलनी है। इसलिए 5th हाउस और 12th हाउस दोनों को हम इस प्रकार से देखते हैं। अब हमें देखना है कि लाइफ पार्टनर का स्वभाव कैसे होगा, उसका बिहेवियर कैसे होगा, उसका नेचर कैसे होगा। इसको हमें जब देखना है ना, तो हमें हमेशा देखना है कि अगर आपके 7th हाउस में सूर्य है यानी रवि है, और तो जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड होगा और थोड़ा इगोइस्टिक होगा। उसको बहुत ज्यादा पैम्परिंग या इम्पोर्टेंस देना, हमेशा उसकी तारीफ करना, ये चीजें उसे चाहिए होगी। अगर 7th में मून है या 6 में मून है, तो या तो जैसे मैंने कहा पार्टनर छोड़ के जाएगा, या तो फीमेल को लंबे समय तक की कोई हेल्थ इश्यू आफ्टर मैरिज शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर मार्स वहां पे है तो मार्स बैलेंस ही नहीं बैठने देगा। 7th में मार्स अगर है तो बार बार झगड़े होंगे, उनके कारण ही समझ में नहीं आएगा कि क्यों झगड़ रहे हैं। उनको भी बाद में लगेगा कि पता नहीं हमने क्यों झगड़ा, लेकिन वो बात 2 मिनट बात अच्छे से की तो 5 मिनट झगड़े में ऐसा उनका टाइम जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होते, हमेशा तलवार निकाल के खड़े हैं, इस प्रकार का रहता है उनका। और हमें बहुत बार ऐसे लगता भी है कि ये व्यक्ति बाहर तो सबके साथ अच्छी है, लॉस के साथ भी अच्छी है, पति से ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम, देन वी समटाइम्स वी गो अहेड एंड वी स्टार्ट जजिंग कि अरे यार इसमें ही कोई प्रॉब्लम होगा, वाइफ तो खराब नहीं है, सबसे इतना अच्छा से ख्याल रखती है, सबका करती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसी को ब्लेम जो कर रहे हैं ना, वो भी अपने पार्टनर का प्लेसमेंट की वजह से उस दुख से जा रहा है, इसलिए वो उसका कारण बना है। तो अगर मंगल वहां है ना, तो आपको सबसे कनेक्ट करेगा, पूरे घर में पॉपुलर बनाएगा, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम देगा। तो जैसे ही आप बेडरूम में गए झगड़ा शुरू, इस प्रकार से उसको देखा जाता है। अगर हम देखें कि गुरु और चंद्र साथ में है, या अगर वो 7th हाउस में है, जुपिटर और मून, तो वहां पे क्या होगा, जुपिटर और मून दोनों के गुण जो हमने देखे हैं, एक तो स्मार्ट बने, वाइफ या हस्बैंड जो है स्मार्ट या ब्रिलियंट मिलेगा, और सुंदर भी मिलेगा, शांत और सुशील स्वभाव का भी मिलेगा। तो सर्वगुण संपन्न हम जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से चंद्र गुरु अगर युति सप्तम स्थान में हो रही है तो उनको अच्छा पार्टनर मिलेगा। रवि अगर वहां पे होगा, रवि यानी कि क्या, सूर्य, सूर्य और जुपिटर, सन एंड जुपिटर अगर साथ में है, तो उसमें दोनों के एज में ज्यादा गैप होगा। या तो
दोनों में से एक पार्टनर बहुत ज्यादा हेल्दी होगा जिसका वेट लॉस नहीं हो रहा होगा, या दोनों के इकोनॉमिकल स्टेटस में बहुत डिफरेंस होगा, एक थोड़ा एवरेज होगा, दूसरा बहुत ज्यादा रिच होगा। ये प्रकार के डिफरेंसेस आप वहां पे देख सकते हैं। अब जब आपका मर्क्यूरी जो है वो 7th में है और वो चंद्र के साथ किसी प्रकार का योग बना रहा है, मतलब या तो चंद्र की दृष्टि उस पे पड़ रही है या उसकी चंद्र पे, या दोनों साथ में बैठे हैं, तो मून की एनर्जी भी अच्छी है, मतलब इमेच्योर है, यंग है, मर्क्यूरी भी वैसा है, इंटेलिजेंट है। तो ऐसा ही जिनके योग बनते हैं ना, उनका लाइफ पार्टनर जो है उसका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होता है और बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हुए होते हैं, एजुकेशन वाइज ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बुध उनका नीचे का है तो वो गॉसिप में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, या बहुत ही ज्यादा अनवांटेड, कुछ लोग नहीं क्या रुकते ही नहीं है, बोलते 2-2 घंटे बात करते हैं तो ब्रेक ही नहीं लगता है उनको। ऐसे हमें लगता है जब मर्क्यूरी उनका बिगड़ा हुआ है तो वो बाहर चुप रहेंगे, लाइफ पार्टनर के सामने जो कैसेट शुरू हो गई वो बंद ही नहीं होगी। मर्क्यूरी उनको देता है। अगर मैम ये कभी है अगर मर्करी है 7th हाउस में और किसके के साथ साथ। रिलेशन? अच्छा, मून के साथ, या तो मून के साथ है या मून की उसके ऊपर मतलब एस्पेक्ट, एनी काइंड ऑफ। एनी काइंड ऑफ कनेक्शन इट इज डेवलपिंग विथ मून। अगर वहां पे वीनस है और उसका मून के साथ कोई योग बन रहा है तो भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। और मैरिड लाइफ के मतलब शादी के बाद हम बोलते हैं ना कि शादी के बाद भाग्योदय है, वो शुक्र और मून के कनेक्शन के साथ होता है, वीनस एंड मून के कनेक्शन के साथ। अब सैटर्न अगर वहां पे है तो सैटर्न का सबसे पहला हमने नियम क्या देखा है कि वो वैराग्य देता है, वो ठंडा प्लेनेट है, वो लेजी करता है, वो चीजों को डिले करता है। वहां पे अगर वो है तो पहले तो वो शादी में डिले करेगा, यस। है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे घर के सब लेगा पार्टनर, लेकिन उसको मैरिड लाइफ में घूमने फिरने में ये सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो जो एक्टिविटी जिस समय जिस एज में होनी चाहिए उसमें उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, सबको खुश रखेंगे। और दूसरा एक है शनि का तत्व, हमने क्या देखा है कि सूर्य जला देता है और शनि सुखा देता है। हम्म। मतलब वहां पे आप दोनों इमोशनल लेवल पे कभी बॉन्ड हो ही नहीं सकेंगे, ऐसा हो जाता है कि कितना भी आप वन साइडेड ट्राई करो। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत साल ट्राई किया कुछ नहीं हुआ, मेरे ही एक साइड से कॉम्प्रोमाइज करके शादी नहीं चलने वाली है। तो ये सब कब होता है, जब वहां पे शनि होता है, वो आपको वैराग्य देता है, डिफीट देता है कि आप ही को कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको डिस्कनेक्शन देता है, आपको किसी के साथ मतलब पार्टनर के साथ आपको एक लेवल पे आने नहीं देता है। ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ ऐसी जाएगी, कुछ समय, लेकिन ऑन एन एवरेज 60% उन लोगों के जीवन में दुखी भरा रहता है कि वो मैरिड लाइफ से खुश नहीं रहते हैं, जिनका 7th में शनि है। शनि और मंगल दोनों आए तो वो तो दंगल ही कर देते हैं। हाँ, वो खुशी देगा, वो झगड़ा भी देगा, वो बहुत ज्यादा करेक्शन देगा पार्टनर में कि तुमने यही क्यों पहना, तो मेरे साथ आते हो तो ऐसे ही करते हो, ये सारी छोटी छोटी चीजें है ना, वो वहां से आती है। अगर सैटर्न है तो सबसे अच्छा उपाय उसके लिए है कि 28 to 33 के बाद शादी करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। बिकॉज व्हेन सैटर्न डिलेज देन उसके इफेक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। तो हम नेचुरली ही अगर शादी जो है वो 28 के बाद या 33 में सैटर्न जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद करेंगे तो क्या होगा, नेचुरली एक मैच्योरिटी व्यक्ति में आ जाती है। सैटर्न इज द ओल्डेस्ट मैच्योर प्लैनेट, तो आपको वो एक समझ दे देता है तब तक लाइफ में। समझ कब आती है, जब 50 धक्के लगते हैं जीवन में, तब तक बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके होते हैं, तब तक बहुत सारा इमोशनल मतलब पूरी इमोशंस की वाट लग गई है। ये सब होने के बाद फिर आप शादी करोगे ना तो वो बैलेंस रहती है, क्योंकि आपको पता है कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। सैटर्न के लिए हमेशा बोला जाता है जितना आप डिले करो ना उतनी शादी ज्यादा ज्यादा अच्छी चलेगी। अगर किसी की कुंडली में सन एंड सैटर्न का कोई कनेक्शन है तो इसमें क्या होता है कि इनकी शादी होने में बहुत मुश्किल आती है, मतलब जल्दी शादी, या तो एक दूसरे की एस्पेक्ट है या कुछ है, ना इनकी जल्दी शादी होती है, ना ये एक दूसरे के, मतलब बहुत प्रॉब्लम की कुंडली मिल नहीं रही है, कभी लड़का हाँ बोल रहा है तो लड़की नहीं, इस प्रकार से आता है। तो नेचुरली इनकी शादी फिर से आप डिले ही कर दो, वो भी अच्छा है। और अगर वहां पे मतलब हर चीज में प्रॉब्लम आएगी, मान लीजिए शादी हो गई तो एक का जॉब अब्रॉड में होगा तो पार्टनर को वीजा नहीं मिलेगा, दोनों साथ में रह नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें वहां पे आएगी। तो जब हमें ऑलरेडी पता है ना कि ऐसी स्थिति है
कि वहां पे सूर्य शनि साथ में है और शादी हो गई तो एक पेज पे दोनों कभी रह नहीं सकते। दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करो, जो एक नेचुरल रेमेडी बन जाती है। दोनों 2 सिटी में रहो, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार मिलो, शादी चलेगी। या तो तुमको रोज साथ में रहना है, 5 साल चलाओ, बाद में ब्रेकअप, दोनों में से एक चीज होगी। तो आपको कौन सा दुख चाहिए वो आपको चूज करना है। थोड़ा टाइम साथ में रह के लंबे समय जीवन साथ में चाहिए, या सारा सुख लेके 5 साल में टाटा बाय बाय, वो आपको डिसाइड करना है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं ना, हम चेंज कर सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो ग्रहों के साथ खेलना इतना आसान नहीं है, हम ग्रहों को फूल नहीं बना सकते हैं इतनी आसानी से। लेकिन कुछ चीजें जैसे कॉम्प्रोमाइज, शादी के बाद भी लाइफ पार्टनर से दूर रहना, ये कॉम्प्रोमाइज ही हो गया ना, तो वो आपको एक नेचुरल रेमेडी की तरह काम करेगा और उसका शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे पास एक कुंडली आई थी, उनको बताया गया था, मैंने बोला था कि आपकी मतलब शादी हुई ना, आप कभी साथ में नहीं रहोगे, आप हमेशा अलग रहोगे। सो देवर लाइक फिर भी हमें करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी शादी हो भी गई ना। उनके साथ क्या हुआ ना, उनके हस्बैंड का जॉब इतना ट्रैवलिंग का था कि वो बार बार, और पर्टिकुलरली एक ही सिटी में उनका ऑफिस का कुछ ना कुछ काम निकल के आता था। तो ऐसा 4-5 साल उन्होंने निकाले कि हफ्ते में 3 दिन ट्रैवल। फिर वो थक गई एक लेवल पर, बोली कि चलो ठीक है, अगर यही करना है तो तुमको बार बार वहीं पे जाना है, तो हम उसी सिटी में जो है शिफ्टिंग कर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने वहां शिफ्टिंग किया ना, उनका ट्रांसफर कहीं और हो गया। तो ये मतलब ग्रहों को हम ऐसे आसानी से फूल नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जितनी खुशी मिल रही है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा जी लो। दुख जो है वो हर किसी के लाइफ में है, कौन सा वाला हम साइड में रख सकते हैं उसको साइड में रखना सीखो। जितना ज्यादा जिस चीज से बेनिफिट मिल रहा है उतना ज्यादा उस चीज से ले लो। तो अब हमने देखा कि शुक्र और शनि इन दोनों का अगर संबंध होता है तो उससे भी क्या होता है ना कि जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। शुक्र और शनि का सबसे बड़ा गुण जो है ना, इन दोनों को मित्र कहा गया है बहुत सी जगहों पे शास्त्र में। तो ये दोनों जिस जिसकी कुंडली में स्ट्रांग है, उन लोगों का करियर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अनबिलीवेबल, मतलब कि वो अपना कुछ, उनके जाने के बाद भी उनका नाम रहेगा, इस टाइप के कुछ काम करके जाएंगे, इतना अच्छा उनका करियर रहता है। बिकॉज वीनस लग्जरी देगा और सैटर्न उसको डिले करेगा, तो लंबे समय तक उनका नाम रहेगा। बट सेम टाइम पे जब मैरिड लाइफ की बात आती है ना, तो वीनस लग्जरी देगा लेकिन सैटर्न वैराग्य देगा ना मैरिज में, तो शादी उन लोगों की नहीं टिक पाती है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि आपको मिल क्या रहा है। ये प्लैनेट आपको जो चीज अच्छी दे रहे, जैसे कि आपने शुक्र शनि की युति देखी, करियर अच्छा है, अपॉर्चुनिटी सब है, और आपने जिद की कि नहीं मुझे हाउस वाइफ ही बनना है और मुझे शादी ही करनी है, तो ना आपको करियर मिलेगा ना शादी मिलेगी। जो मिल रहा है उस पर फोकस करो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। रेमेडीज हर चीज के लिए है, लेकिन वो एक हद तक के लिए होती है, 100% क्योर रेमेडी नहीं होती। जब आपको टाइम फ्रेम पता है ना, इतने टाइम बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, 100% रेमेडी, गो फॉर रेमेडीज। बट अगर कुछ दुख आप झेलो ना, तो आगे आने वाली प्रॉब्लम डिले हो जाएगी, क्यों टल जाएगी। बहुत बार क्या होता है ना कि अभी सुख मिलता है, 10 साल बाद फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो उसको आप कब ले सकते हो, जैसे बीमारी है या लाइफ पार्टनर की बीमारी है, जब तक हम यंग है हम ये सारी चीजें ले सकते हैं। बुढ़ापे में हमें खुद का भी ख्याल रखना है, उसका भी, तो मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करके फिर शादी को जो क्वेश्चन है ना, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि मैरिज से रिलेटेड कौन से ग्रहों को हम देखते हैं, और मैरिज का सुख जो है वो अगर उसमें नैसर्गिक बाधा है, जैसे कुंडली आपकी कुछ प्रॉब्लम दिखा रही है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। बहुत सी कुंडली, यू माइट नॉट लाइक इट दिस थॉट, बहुत सी कुंडली ऐसी आती है आजकल, जब से राहु कलयुग में एक्टिवेट है ना, मैरिड लाइफ ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है। बहुत से लोगों का, 90% लोगों का मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होता है। एक है लिविंग स्टाइल एंड वर्किंग स्टाइल। मंडे टू फ्राइडे एवरीबडी इज इन द ऑफिस, सैटरडे संडे मिलता है तो एक दिन तो खुद का स्ट्रेस निकालने के लिए जाता है, तो लोग एक दूसरे को एक ही घर में होके मिल नहीं पाते हैं, तो उनमें वो बैलेंस नहीं बैठ रहा है। और उससे क्या होता है, सबसे ज्यादा डिवोर्स अगर आपने देखा तो लॉकडाउन में हुए थे, साथ में रहने के कारण। कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा हुआ था। यस मैम, क्या? बच्चे भी हुए थे। हाँ। और बहुत सारे ब्रेकअप भी उसी टाइम हुए थे, क्योंकि जो अफेयर थे वहां मिल नहीं पाए, तो घर में और झगड़ा। मैरिड लाइफ का हमेशा याद रखना है,
आई वाज टेलिंग कि अगर हमें पता है कि वो चीज ठीक नहीं है ना, तो बहुत उसके पीछे नहीं भागना है कि उसको ठीक करे। जो हाथ में है वो भी छूटने लग जाता है। कभी कभी चीजें एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट रेमेडी। जब हमें पता है चीजें बिगड़ने वाली है, हस्बैंड या वाइफ पार्टनर जो भी है वो गुस्से वाला है, जस्ट काम दैट मोमेंट। बाद में आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये काम रहना बहुत मुश्किल होता है लेकिन जरूरी भी होता है उस समय के लिए। झगड़ा तो अभी होगा या बाद में, प्यार से बात करो, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, गुस्से का लेवल कम ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको देखना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में एक लेवल तक जाते हो अच्छा पढ़ने में, यू कैन एवरी मॉर्निंग चेक कि आज मेरे लाइफ पार्टनर का मूड कैसे होगा तो मुझे कैसे बात करनी है, वो शाम को क्या खाना चाहेगा तो उसको स्वीट देना है कि स्पाइसी देना है, एंड ही मैम ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यू कैन चेक। तो ऐसा अगर आता है ना कि आज आपका दिन खराब है, आप देख पा रहे हो कि आपका मंगल जो है वो आज प्रोग्रेसिव है, आज के दिन के लिए चंद्र भी आपका बिगड़ा है, कीप क्वाइट। शायद ऑफिस में कोई स्ट्रेस आएगा तो स्पाउस का फोन आएगा, वो गुस्सा आपके उतारेगा, कीप क्वाइट दैट मोमेंट। इंस्टेंट रिप्लाई मत कीजिए शाम को, क्योंकि वैसे भी झगड़ा होने वाला है, प्लैनेट बोल रहे हैं। सो अंडरस्टैंड इट इज नथिंग, इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ टू बैलेंस द सिचुएशन। इसमें अपने ईगो को लाना ही नहीं है। कभी कभी आपको भी गुस्सा आएगा तो उनको भी चुप रहना है। तो बट मैम वो फिर अगर प्लैनेट है तो वो तो मतलब करवाएगा ही ना आपसे, मतलब फिर मतलब इट्स नॉट दैट यू इंटेंड इट। मतलब अगर आप, कई बार ये होता है कि आप चाहते भी हो कि मत करो, बट वो कोई स्टेटमेंट मतलब दिल में किसी के कुछ नहीं होता, इट इज सिचुएशनल, दैट वो इज हो वाई द जाता है। एस्ट्रोलॉजी इज देयर, कि आपको प्रॉब्लम दिखाई गई है, अब उस पर रिएक्ट कैसे करना है ये आपका मन आपको कितने कंट्रोल में है वो बताएगा। अगर आप सही मेडिटेशन करते हैं या आप बैलेंस हो, आप वो कर सकते हो कि उस मोमेंट कुछ भी हो जाए मुझे चुप बैठना है। बट दैट्स वाई द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट इट इज अ लाइट। वो आपको प्रॉब्लम दिखाएगी, प्रॉब्लम वहीं पे है, अंधेरे में भी जाओ तो भी वहीं पे है, उजाले में जाओ वहीं पे है, वो दिखाएगी। देखने के बाद कैसे रिएक्ट करना है दैट इज योर ओन कोर्स, वो आपका अपना चॉइस है। बुरा आपको दोनों केस में लगेगा, आप चुप रहोगे तो भी बुरा लगेगा कि मैं गलत नहीं हूं तो भी मुझे बोला जा रहा है, आप झगड़ा करोगे तो वो कुछ और चार चीजें बोलोगे तो भी बुरा लगेगा। आपको कौन सा वाला चाहिए वो आपको पिक करना है। इट इज दैट सिंपल। धीरे धीरे चीजें बहुत आसान होने लगती है एंड इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, बिलीव मी, इट्स एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरी लाइफ ऐसे ही होने वाली है, तो मुझे जहां अच्छा है ना वहां 100% एनर्जी देनी है, जहां नहीं मिल रहा है वहां एक्सेप्टेंस रखना है। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट मैरिड लाइफ। आज हम यहाँ रुकते हैं, आज थोड़ा लेट क्लास शुरू हुआ हमारा, थोड़ा वास्तु का जो था वो एक्सटेंड हो गया था, बट स्टिल वी टुक 45 मिनट। तो मैरिड लाइफ आपके समझ में आया। कल हम आगे का टॉपिक लेंगे, हेल्थ या कोई ऐसा, हम प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। जब मैं बोलती हूँ ना, आप लिख के रखिए कौन से घर के बारे में चेक करना है। तो सिमिलर प्रॉब्लम आपके आसपास आई, आप इमिडिएटली वो रूल लगा सकते हैं और उस रूल को अप्लाई करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि प्रॉब्लम के रूट्स को पहले ढूंढना है, रेमेडी बाद में ढूंढनी है। आजकल हो ही रहे लोग रेमेडी के पीछे कि इसकी क्या रेमेडी है, उसका क्या उपाय, उपाय बाद में ढूंढिए। क्योंकि अगर आप रेक्टिफाई रूट से करोगे ना तो आपको उपाय करने की जरूरत ही नहीं है, जड़ों से ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो पहले वो प्रॉब्लम आया कहाँ से, उस पे फोकस कीजिए, कौन से ग्रह के कारण आया, कौन से भाव में होने के कारण आया, कौन से एज में आया, वो एक बार कर देंगे ना आप तो चीजें आसान हो जाती है। हेलो यस, तेजस्वी मैम। यस श्रद्धा जी। तेजस्वी मैम, ये शेड्यूल ऐसे ही रहने वाला है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे? नहीं नहीं, ये डेली है, अगले 10 दिनों तक ये डेली रहेगा। 8 to 9 का वास्तु का रहेगा पेड वालों का, एंड 9 to 10 जो है वो एस्ट्रोलॉजी का जो फ्री वाला है वो रहेगा। ओके, ये डेली का है? ये डेली का है। ओके, दिस वन 9:30 का जो बोल रहे हैं ना आप, जी हाँ, 9:30 वाला, 9:30 वाला। 8 to 9 आपका वास्तु रहेगा, हाँ वास्तु के ग्रुप में, और 9 to 10 जो है वो एस्ट्रोलॉजी रहेगा। अब टाइम थोड़ा क्या होता है, वो क्लास थोड़ा 10 मिनट आगे गया ना, ये भी 10 मिनट आगे जाएगा। ओके, इतना सो डेली इट विल बी मंडे टू इट विल बी डेली टिल 30th of this month, it will be daily. और मैडम अच्छा, 1st of सितंबर को ये स्टार्ट हो चुका है ना, दैट मीन्स? नहीं, 14 को स्टार्ट हुआ, इट वाज 16 सेशंस, 32 टॉपिक 16 सेशंस, तो ये 16 डेज का कोर्स है।
ओके फाइन। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपने लेट ज्वाइन किया है ना, आपको हाँ मैं नेक्स्ट बैच में ऐड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम ठीक, नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके। मैम, वो आप कल भेजने वाले थे ना वो कुछ पीडीएफ, वो आई थिंक एग्जॉल्टेड और वो सब, और बुक्स भी। भेजा हुआ है वो, एग्जॉल्टेड का तो भेजा हुआ है, बुक्स का मैं बस अच्छा, एक बार भेज देती हूँ। हाँ, बुक्स का सेम मुझे ग्रुप, पता है कौन से कल। वाले ग्रुप में भेजा आपने? अच्छा, आपको नहीं मिला है, आपके ग्रुप में भी डाला है ना, आपके क्लास के इसमें। मैं एक बार चेक करती हूँ कल उसका, नहीं दिया है मैं दे देती हूँ, कल उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ पीडीएफ सा। हमारे उसमें मतलब अब हमारा तो एक ही अभी है ना ग्रुप, वो वेद वास्तु वाला। हाँ, तो वास्तु के 3 अलग कोर्स चल रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा कि आपके हाँ, इसमें नहीं हमारे दिया, उसमें नहीं डाला। तो मैं आपके ग्रुप में उसको पोस्ट कर देती हूँ। ओके, आदिश महावीर सिंह फर्स्ट टाइम अटेंड किया। थैंक यू आदिश जी, कहाँ से हो आप? मुझे पता भी चलेगा कौन है आदिश जी। थैंक यू फॉर योर दिस फीडबैक। अगर आप बात कर सकते हो मुझे अच्छा भी लगेगा, कि जिन्होंने बोला ओके यू आर फ्रॉम पुणे। पुणे से कहाँ से हो आप? पुणे तो एकदम मुझे घर जैसा है मेरा मायका है मेरा। पीसीएमसी, अरे वाह। ओके, पीसीएमसी से कहाँ से है, मैं पूछ सकती हूँ? आप बात कीजिए। न्यू सांगवी, अरे वाह, वहां पे भी मैंने मेरे हॉस्टल के टाइम पे मैंने न्यू सांगवी में रही हूँ मैं काफी समय, 2 साल तक ऑन द न्यू सांगवी, वही ना, ब्रेमेन कॉर्नर वगैरह वो उसके पास ही आता है, और जो स्कूल है घोलप, बाबूराव घोलप स्कूल वगैरह, पता है मुझे वो एरिया अच्छे से। अरे वाह, बहुत ऐसे लग रहा है बहुत दूर से या बहुत पास से, कहाँ कहाँ से, कैसे आप कैसे जुड़ गए इस ग्रुप से आदिश जी? वो टाइप ही करेंगे शायद अभी। था भेजा था, दोस्त ने भेजा था मैम, तो अच्छा। मैंने आज ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, हम्म। तो आज चांस मिला और देखा आपका लिंक भी आया है, तो मैंने सोचा ज्वाइन करके देखता हूँ, ओके, तो अच्छा लगा, पहली बार अटेंड किया। और आप थोड़ा करते हो एस्ट्रोलॉजी वास्तु, कुछ किया है आपने, कभी सीखा है या सीख रहे हो? मैम मैंने बहुत सारे क्लासेस किए, पर इनकंसिस्टेंसी है, फिर किसी ने कुंडली देख के बोला नहीं करना है, गुरु अच्छा। बल नहीं है, फिर वास्तु का क्लास जो धुंडीराज पाठक सर थे ना, तो अच्छा। उनके पास किया था, ओके। डॉक्टर धुंडीराज पाठक सर, पर उनकी वो हम लास्ट बैच थे, वो उनकी हाँ, सडन डेथ हो गया अचानक हार्ट अटैक की वजह उनका से। एज भी था ना उतना फिर, हाँ, 60 प्लस था वो। एज भी था उनका, हेल्थ तो भी साथ नहीं दे हाँ, रही। फिर और एक दूसरी मैम थी, कविता मैम, उनसे भी किया था क्लास, शायद उनका साथ लॉकडाउन में किया था शायद, या ओके। उसके बाद, कविता कठारे करके थे शायद। अच्छा, तो धुंडीराज सर ने आपको नहीं बताया था आप करो या नहीं करो प्रोफेशनली? सीख तो हर कोई सकता है, अ, प्रोफेशनली करो या नहीं करो वो हमें। नहीं, उनसे वो तब वो टाइम पे ये बात हुई नहीं थी, वो संडे टू संडे होता था ना, तो 2 संडे हुआ था क्लास, और ओके। तीसरे संडे के पहले ही वो एक्सपायर हो गए। अरे अच्छा, आप एकदम लास्ट वाले बैच में थे उनके मतलब। यस यस, एकदम। ओके, कोई नहीं, ठीक है। और सांगवी में कहाँ रहते हो आप? न्यू सांगवी में, कृष्णा चौक, जी साई पता चौक है, उधर। कृष्णा चौक साई चौक दोनों पता है। ठीक है, कोई मैं अपने वहाँ एरिया तो मिल जाता है तो यू फील लाइक इवन इफ यू थोड़ा सा डोंट नो द डिफरेंट अच्छा पर्सन, लगता है ना, तो कि मैं वो वहाँ एक की लगता है कि दो-तीन अपनी पहचान का ही है। लाइक समटाइम्स दैट हैपेंस, लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो कोई या रिक्शा वाला भी मिल जाता है ना दिल्ली से, तो यू यस, स्टार्ट टॉकिंग लाइक एज इफ के अपने ही एरिया का बंदा है। अपनापन आ जाता है कि हम उस जगह को जानते हैं जहाँ से बात हो। हाँ, चलो अच्छा है, आप मेरे ग्रुप में हो, वहां पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेस होते रहते हैं, फ्री भी और पेड भी दोनों, तो आप जुड़े रहिए अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। तो हम आज यहीं पे थैंक यू मैम। रुकते हैं। आप सबका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। शुभम भवतु। थैंक यू मैडम। मैम।